अच्छा जी, कल जब हम ये डिस्कस कर रहे थे तो गालिबन हम आखिर में दो ही लोग पीछे रह गए थे। तो वैसे भी टाइम खत्म हो गया तो फिर हमने क्लोज कर दिया। हम नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहे थे। आई होप कि उससे पिछले वाले जो मेथड्स हैं उनमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। नेट नेट प्रॉफिट वाला तो खैर वो आपको पता ही है कि उसमें तो आपको पहला मेथड था और वो सीधा सीधा कॉस्ट बेनिफिट का डायरेक्ट तरीका है। लेकिन उसमें ना तो टाइम वैल्यू को देखा जा रहा है और ना इन्वेस्टमेंट को देखा जा रहा है, और ना ये देखा जा रहा है कि रिकवरी कब हो रही है। फिर हमने बात की थी पे बैक पीरियड की, जिसके अंदर हमने कहा था कि इसमें हम रिकवरी के ऊपर फोकस करते हैं कि हमने जो इन्वेस्टमेंट लगाई है वो जल्द अज जल्द जो रिकवर करेगा वो बेहतरीन प्रोजेक्ट होगा। ये पर्सपेक्टिव है। अगर आपने लोन पे पैसा लगाया हुआ है तो शायद यू वुड प्रेफर टू गो बाय पे बैक पीरियड। तीसरा मेथड होता है आरओआई का, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये एक परसेंटेज है मगर इसे कभी भी आपने गलती से भी इंटरेस्ट रेट नहीं समझना। ये जो भी परसेंटेज निकलती है ये होती है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज एनुअल प्रॉफिट परसेंटेज। एवरेज एनुअल प्रॉफिट परसेंटेज अगर 50,000 5 साल में है तो एवरेज एनुअल हो जाएगा 10,000। तो 10,000 पर ईयर का अप्रोक्सीमेट आपको फायदा हो रहा है। और इसको कंपेयर करें आप अपने इन्वेस्टमेंट के साथ तो इन्वेस्टमेंट का ये बनता है 10%। तो ये 10% जो है ये मेरा आरओआई है। चौथा तरीका हम पढ़ रहे थे और हमने तकरीबन कंप्लीट कर लिया था, वो था नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू में हम ये कहते हैं कि जो पैसा जब भी आना है उस वक्त की जो उसकी वैल्यू है तो फ्यूचर वैल्यू है। हम हर अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू ढूंढेंगे। मतलब जो 10,000 रुपया एक साल बाद आना है उसकी वैल्यू बनती है 9,091 रुपए। जो 10,000 रुपया 2 साल बाद आना है उसकी वैल्यू बनती है 8,264 रुपए। 3 साल बाद वाले की बनती है 7,513 रुपए। 20,000 जो 4 साल बाद आना है उसकी वैल्यू बनती है 13,660। और जो 1,00,000 5 साल बाद आना है वो सिर्फ 62,090 रुपए है। अब जनाब जैसे आपने नेट प्रॉफिट निकाला था कि माइनस प्लस सारी चीजों को जमा कर दें, इधर भी हम इनको जमा कर देंगे लेकिन ये बनेगी नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज ऑल ऑल द प्रेजेंट वैल्यू। अब ये जो 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किया था ये तो चूंकि आज ही किया है तो इसकी आज ही की वैल्यू 1,00,000 ही रहेगी। तो ये माइनस में है बाकी प्लस में है चीजें। तो जब ये इससे निकल जाएंगे तो टोटल इसका जो बन जाएगा वो जवाब आ रहा है प्लस 618। इसका मतलब ये है कि ये ब्रेक इवन पॉइंट से थोड़ा ज्यादा है। फीजेबल तो है लेकिन बस थोड़ा सा ही फीजेबल है। मतलब अगर कोई और प्रोजेक्ट हो जो मुझे इससे ज्यादा नेट प्रेजेंट वैल्यू दे रहा हो तो लाजमी बात है मैं उसको प्रेफर करना पसंद करूंगा। इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा जान नजर नहीं आ रही और ये पैसे की आज की वैल्यू के हिसाब से बात हो रही है। तो फ्यूचर में तो बहुत पैसे नजर आ रहे हैं, 1,00,000 रुपया भी आ रहा है लेकिन वो 1,00,000 रुपया मैटर नहीं करता क्योंकि उसकी हैसियत आज सिर्फ 62,000 के बराबर है। तो इसका ये फार्मूला बनता है जी कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू जो भी है हर एक की निकालनी पड़ेगी ना, हर साल की निकालनी पड़ेगी। पहले साल की है तो पहले साल की है जी 10,000 डिवाइडेड बाय 1+r। आर हम क्या लेते हैं जी डिस्काउंट रेट। जैसे आज आप बैंक में पैसे रखते हैं, एक साल बाद वो पैसों में कुछ इजाफा हो जाता है, उसमें इंटरेस्ट लगता है, उसे कहते हैं इंटरेस्ट रेट। जब हम आज से आगे की तरफ फ्यूचर की तरफ जाएंगे तो इंटरेस्ट रेट लगेगा। अगर हम आज से पीछे की तरफ जाएंगे तो फिर डिस्काउंट रेट लगता है। दोनों डिफरेंट होते हैं लेकिन फॉर द कैलकुलेशन से
हम एज्यूम कर रहे हैं कि 10% ही है। तो ये 10% जब हम लगाया तो ये बन गया 1 प्लस 10/100, क्योंकि 10% का मतलब है 10/100 और 10/100 का मतलब है 0.1। तो 1 प्लस 0.1 हो जाएगा 1.1, और इसको रेज टू दी पावर कर दें नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स है 1, तो ये हो गया 1.1। तो अब आप अगर 1 लाख रुपए को 1.1 से डिवाइड कर देंगे तो दैट विल कम आउट टू बी 1 लाख नहीं, 10,000 रुपए को ये आ जाएगा 9,091 रुपए। कल हमने कैलकुलेट भी किया था। इसी का मैंने एक आपको आसान नुस्खा बताया। मैंने कहा कि अगर हम ये वैल्यू से ये जो नीचे वाली चीज है 1 प्लस आर रेज़ टू 2, इसको अलहदा कर दें, मतलब वैल्यू इन ईयर टी मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टी, तो ये वाला पोर्शन कहलाता है डिस्काउंट फैक्टर। इसको अलहदा करके कैलकुलेट कर सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं जिसमें एक तरफ आप अपना डिस्काउंट रेट रखते हैं 5, 6, 7, 8 वटेवर, और दूसरी तरफ आप नंबर ऑफ ईयर्स टी रखते हैं, और आर और टी की वैल्यू पुट करके जो जो जवाब आते जाते हैं वो इन सब में फिल कर देते हैं। इससे फायदा सिर्फ ये होता है कि इस टेबल को देख के सीधी सीधी कैलकुलेशन की जा सकती है। हर दफा आपको ये इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। आप सिर्फ देखें कि इधर डिस्काउंट रेट में 10%, 1 साल बाद 0.9091, इसको आप 10,000 से मल्टीप्लाई कर दें, जवाब आ जाएगा 9,091 या 9,000, हाँ जी बिल्कुल 9,091। और जो 10,000 2 साल बाद आना है वो होगा 0.8264। तो 10,000 को 0.8264 से करेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा 8264। तीसरा वाला जो है वो 0.7513 हो जाएगा। लेकिन चौथे में हमारे पास 20,000 रुपए है, तो इसको आप 0.6830 को 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोई 12,000 समथिंग आ जाएगा। और जो 5वें साल वाला 1 लाख है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.6209 से। ये मैं प्रोजेक्ट 1 की बात कर रहा हूं, और इस तरह से आपकी जो टोटल नेट प्रेजेंट वैल्यू बनती है वो 618 या 20 के करीब बनती है। राइट, लेट अस सी। सारे प्रोजेक्ट्स ये मैंने निकाल के आपके सामने रख दी हैं। प्रोजेक्ट 1 की नेट प्रेजेंट वो 600, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके 620.92 निकलती है। प्रोजेक्ट 2 की नेगेटिव में निकलती है। वो प्रोजेक्ट जो हमें नेट प्रॉफिट में सबसे अच्छा लगता था, दरअसल बहुत ही ज्यादा बुरा है। ना सिर्फ ये कि वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बुरा है, वो जो आपका रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बुरा है। मतलब उसकी प्रेजेंट वैल्यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो भी बिल्कुल कचरा है। मतलब ब्रेक इवन तो दूर, उससे आपका अपनी जेब से नुकसान हो रहा है। 1,79,750 रुपीज एंड 51 पैसे। फिर आप देखते हैं प्रोजेक्ट 3, ये भी पॉजिटिव में है 13,723, और प्रोजेक्ट 4 भी पॉजिटिव में है 21,665। यहां पे पहले तो ये देख लें कि प्रोजेक्ट 1 और 3 जो कि जिनका नेट प्रॉफिट सेम था, जिनका आरओआई सेम था, अब इसको सिर्फ यही पकड़ सका एनपीवी इन दोनों में फर्क करने के काबिल हुआ, या पे बैक पीरियड ने फर्क बताया था, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट को भी टेक केयर कर रहा है और ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से भी। अब मुझे पता चला कि बेशक एक ही जितना पैसा लगा हुआ है दोनों प्रोजेक्ट में, बेशक दोनों एक ही जितना नेट प्रॉफिट का आरओआई दे रहे हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क है। प्रोजेक्ट 3 इज मच बेटर देन प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट 1 जो है वो बिल्कुल मार्जिन पे खड़ा हुआ है, जबकि प्रोजेक्ट 3 काफी बेहतर सूरत हाल में। लेकिन एनपीवी के हिसाब से विनर डिक्लेयर्ड इज प्रोजेक्ट 4, विच इज गिविंग यू द बेस्ट रिटर्न। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट 4 है 21,665। यहां मैं ये बात बताना चाहूंगा कि एनपीवी की वैल्यू जैसे हमने देखा
परसेंटेज तो फिक्स है ना जी आपकी, जो डिस्काउंट की है, डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट रेट 10% है या जो भी होगा, बैंक से पता चलेगा डिस्काउंट रेट या इंटरेस्ट रेट क्या है इस वक्त। जो भी होगा उस डिस्काउंट रेट में हम कैलकुलेट करेंगे, तो कोई वैल्यू माइनस में भी जा सकती है, कोई प्लस में भी जा सकती है, और कोई ऐसी भी जगह होगी जहां पर ये वैल्यू जीरो भी हो सकती है। तो ये बात ध्यान में बिठा लीजिए कि एनपीवी में जो वैल्यूज निकलती हैं वो जीरो भी हो सकती हैं, वो माइनस भी हो सकती हैं, वो प्लस भी हो सकती हैं, और हम हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू को ढूंढ रहे हैं। ये तो पता चल गया एनपीवी के हवाले से। अभी मैं अगले मेथड की तरफ आता हूं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। नाउ ये जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, दरअसल हम इसे एनपीवी से ही अखज करते हैं, लेकिन एनपीवी में एक खराबी है। एनपीवी में अच्छी बात तो ये थी कि कम से कम उसने मुझे जब ये बता दिया कि मिसाल के तौर पे प्रोजेक्ट 1 का 5 साल की मेहनत करने के बाद टोटल 620 रुपए का आपको फायदा हो रहा है, तो मेरा मतलब है कोई पागल ही होगा जो अपना पैसा ऐसे प्रोजेक्ट में फंसाए सिर्फ 620 रुपए के लिए। नॉट अ गुड डील। दूसरी बात ये कि अगर मैंने 620 ही रुपए का फायदा उठाना था, तो मैं इस पैसे को इस बिजनेस में लगाने या इस प्रोजेक्ट पे लगाने की बजाय बैंक में क्यों ना रख दूं। हो सकता है इंटरेस्ट रेट मुझे इतने ही पैसे दे दे जो इसमें से निकल रहे हैं। बस मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें फायदा नहीं हो रहा, हो तो रहा है, लेकिन बस 620 रुपए का, इससे ज्यादा फायदा तो मुझे बैंक में रख के हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये बैंक रेट से कंपेयर करता है। मतलब इस हद तक तो मैं मानता हूं आपकी बात कि जी अगर आप जो बिजनेस सोच रहे हैं, अगर वो बैंक जो रेट दे रहा है उससे भी घटिया है, तो ऐसा बिजनेस तो करना नहीं चाहिए। दिस इज गुड फ्रॉम एनपीवी, ये पता चल गया। लेकिन एनपीवी सिर्फ बैंकिंग के हिसाब से सोचता है। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में ये डिस्काउंट रेट और इंटरेस्ट रेट इस्तेमाल होते हैं, और हमने भी अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए इसको कंसिडर कर लिया। लेकिन आपका क्या ख्याल है, बैंक जब आपसे इंटरेस्ट लेता है तो मतलब है आपका पैसा बैंक में रखा जाता है, आप अपना पैसा बैंक में रखते हैं, वो आगे किसी को लोन पे दे देता है और उससे इंटरेस्ट लेता है और आपको इंटरेस्ट देता है। लेकिन जो इंटरेस्ट वो लेता है आपको तो नहीं देता, आपको तो वो थोड़ा परसेंटेज देता है। बाकी पैसे, मतलब जो यूं समझ लीजिए, जो फर्क डिस्काउंट रेट में और इंटरेस्ट रेट में है, दोनों एक नहीं होते। अगर एक 8 है तो एक 10 होगा, एक 5 है तो एक 7 होगा, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो तकरीबन 1-2% का फर्क होता है, इस फर्क में इसको आप समझ लीजिए ये बैंक फी है। आप ही का पैसा घुमाया जाता है, किसी और को दिया जाता है, उससे वापस लिया जाता है, बैंक अपना खर्चा निकाल लेता है और ये कर देता है। बट इस तरह, अगर इस तरह से बैंक चल रहे हैं, तो ये तो कोई भी बैंक, जितने अमीर बैंक हमारे होते हैं, ऐसा बैंक तो कोई हो नहीं सकता। असल में बैंक सिर्फ ये नहीं करता, ये जरिया खाली एक नहीं है लोगों को आगे लोन देना, इसका और भी बड़े जराए हैं। बैंक दरअसल आपका पैसा किसी और लालच में अपने पास रखता है। बैंक इस पैसे को बड़े वेंचर्स में इन्वेस्ट करता है, बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता है, और वहां अब आपका क्या ख्याल है कि एक बिजनेस में अगर किसी ने पैसा लगाया है, तो उसने से कि 1 लाख रुपए अगर आप किसी बिजनेस में लगा रहे हैं, तो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस 10% होंगी? बताएंगे मुझे। आप आज कोई दुकान खोलते हैं तो आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कितना प्रॉफिट लेना चाहते हैं? जी मुश्तबा। सर एटलीस्ट 30 to 40%। बिल्कुल सही है। मतलब ये है कि आप ज्यादा लेना चाहते हैं, आप बैंक, नहीं तो बैंक में रख देते। 10% चाहिए होता है या 12, जो भी बैंक के इर्द गिर्द की अमाउंट है। भाई लाजमी बात है, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं, मैं तो ठीक ठाक माल निकालना चाहता हूं उसमें से। और मैं आपको बताऊं कि ये 30% बड़ा कंजर्वेटिव किस्म का फिगर दिया है। बिजनेसमैन इतना शार्प है कि वो, उसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई हद नहीं है।
वो कुछ भी डिमांड कर सकता है। मतलब वो थ्रू मार्केटिंग, गिमिक्री या जो कोई भी चक्कर चला के, आप यकीन कीजिए, वो अपने पैसे को डबल ट्रिपल करने के बारे में भी सोच रहा है। एक ही साल में 3 गुना हो जाए, 2 गुना हो जाए, वो इस तरह से भी सोच रहा है। 30% तो बहुत बड़ा छोटा सा फिगर है। इसका मतलब है कि बैंक के बजाय बिजनेस में ज्यादा पैसा है। बैंक में जब वो पैसे लगाता है, सॉरी, बिजनेस में जब पैसे लगाता है बैंक, तो बैंक को वहां से फर्ज करें 2 गुना पैसे मिलते हैं, 200%। वो 10%, 8% आपको देके और बाकी उनकी मौजी मौजी। मेरा मतलब है कि आपके पैसे को डबल ट्रिपल कर रहा है दिनों में। आप ये तो खैर चलें, साल का हो गया, दिनों में कैसे करता है? स्टॉक में पैसा लगाता है और दिनों में आपके पैसे दुगने तिगने करके, और आपको वही मिलता है 10% या जो भी रेट है। आजकल तो खैर बहुत ही कम है, 5, 6, 7% है, तो वो आपको वो मिलता है। और लेकिन बैंक जो है वो उसके ऊपर यशी करता है। मैं जिस पॉइंट पे आपको लाना चाह रहा हूं, आप अपने वेंचर को, बिजनेस हो या प्रोजेक्ट हो, उसको बैंक के साथ रख के क्यों देखते हैं? जब मैंने आपको ये साबित कर दिया कि एवरी बिजनेस हैज मोर कैपेसिटी, या उसकी इंटरनल स्ट्रेंथ जो है पैसे कमाने की, वो किसी भी बैंक से कहीं ज्यादा है, और बैंक तो बिजनेस में पैसे डालते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई आर वी रिलाइंग ऑन द फिगर्स गिवन बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, डिस्काउंट रेट और अपना इंटरेस्ट रेट से हम कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं? अगर मैं इनहेरेंट एनर्जी या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालूं अपने बिजनेस का, अपने काम का, तो तब मुझे पता चलेगा कि मैं कहां फायदे में हूं, कहां नहीं। इसके लिए मुझे करना एनपीवी वाला ही तरीका इस्तेमाल है, लेकिन मैं बैंक के डिस्काउंट रेट को रिजेक्ट करता हूं। मैं कहता हूं मैं नहीं लेता, आई डोंट बिलीव, मैं नहीं लेता। अगर मैं नहीं लेता 10% की वैल्यू या जो भी वैल्यू डिस्काउंट रेट की है, तो फिर मैं क्या लूं? वट वैल्यू शुड आई टेक? जी जनाब, कोई हेल्प करेगा मेरी? जी जनाब, अगर मैं आईआरआर के लिए बैंक रेट नहीं लूं तो क्या लूं? अली नजीर, व्हाट डू यू थिंक? सर कुछ जहन में नहीं आ रहा, सॉरी मैं इसका आंसर छुपा हुआ है जो सर। मैंने बात की है। मैंने सर आपको सच्ची बात है, सवाल ही नहीं समझ में आ रहा सही से कि आप क्या कहना चाह रहे अच्छा, एक मिनट, किसी और को समझ आया जी? जी नासिर साहब, आपको समझ आई बात? जी सर, इसमें हेलो ये जी जी बोलिए। सर, क्योंकि हम अब बिजनेस में बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होके बात एक मिनट, फिर बोलिएगा, फिर बोलिएगा। हम हम अपने बिजनेस में बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर अगर सोचे एंड वी आर प्लानिंग फॉर 200% प्रॉफिट, तो फिर हम रेट ऑफ रिटर्न भी उसके हिसाब से रखेंगे ज्यादा ही। आपको रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना। डिस्काउंट रेट तो मुझे नहीं पता, वही तो मैं फाइंड करने की कोशिश करूं। अगर मैं वो वाला डिस्काउंट रेट फाइंड कर लूं, तो मतलब जो जिसके ऊपर जबरदस्त काम हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे अपने प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पता चल जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये डिस्काउंट रेट इज अननोन। इफ आई नो दिस इज माई इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो परसेंटेज इज अननोन। आई विल फाइंड दैट परसेंटेज एंड दैट विल बिकम माई IRR। बट कैसे? वो ऐसे कि मैंने अभी बताया कि नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है। माइनस में होने का मतलब है बहुत बुरा, प्लस में होने का मतलब है फायदा। जीरो का क्या मतलब है? No profit and loss, sir. ब्रेक इवन। Break इसका even. मतलब है कि मेरे इनहेरेंटली मेरे नो प्रॉफिट। ग्रोथ। जी जी
जी बोलिए। सर आप जीरो का मतलब है देयर इज नो ग्रोथ सर, वही बात जो आज साहब फरमा रहे, नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट, कि हमने जितना पैसा लगाया था उतना ही पा लिया, वो भी प्रेजेंट वैल्यू में। फाइन, दैट इज गुड एनफ। बट द थिंग इज, इफ आई नो कहां मैं ब्रेक इवन करूंगा, एट व्हाट परसेंट विल आई ब्रेक इवन, then anything more than that is my internal rate of return। this percentage मतलब यूं समझ लीजिए कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की डेफिनेशन ये है कि जहां पर आपका डिस्काउंट रेट, सॉरी डिस्काउंट रेट कह रहा हूं मैं, जहां पे आपका एनपीवी 0 हो जाए, फाइंड by hit and trial that percentage at which the NPV becomes exactly 0। That specific percentage is your internal rate of return। ठीक है जी। मैं ये कह रहा हूं कि ये कैलकुलेशन जो आपने एनपीवी वाली की थी ना, 10% पे की थी ना, मैं अभी कह रहा हूं 10 पे ना करें। अब आप इसको एट रैंडम 8 पे कर लें, 6 पे कर लें, 10 पे कर लें, 12 पे कर लें, यही सारी कैलकुलेशन आपको 2, 4, 5, 6 दफा करनी पड़ेंगी। तो आपको कहीं वैल्यू नेगेटिव आएगी, कहीं पॉजिटिव आएगी, कहीं करीब आती जाएगी। फर्ज करें कि आपकी जो करीब तरीन वैल्यूज हैं जीरो के करीब, वो है -50 एंड +100। तो आप कहते हैं जी ये आया है 6 और 7 के दरमियान, 6% और 7% के दरमियान। तो लेट अस ट्राई 6.5। पता चलता है जी मैं 6.5 पे ट्राई करता हूं तो दिस इज स्टिल पॉजिटिव। मैं कहता हूं अच्छा 6.25, फिर ट्राई करता हूं तो वो पता चलता है कि ये थोड़ा नेगेटिव में चला गया। तो इस तरह करते करते मुझे पता चलता है 6.1872 के करीब होगा तो ये 0 हो जाएगा। मतलब मैंने क्या कोशिश करनी है कि मैंने एनपीवी को 0 करना है। अब मैंने इसको उसकी रग से पकड़ लिया है कि जी ये वो पॉइंट है जो मैंने जिससे ज्यादा मैंने अचीव करना है। ठीक है जी, जिसका पॉइंट हाई होगा वो प्रोजेक्ट अच्छा होगा। बस इसकी इतनी साइंस है और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन सारी वही है जो एनपीवी वाली है, सिर्फ हम वहां पे डिस्काउंट रेट लेते थे, यहाँ पे हम वो रेट फाइंड कर रहे हैं, वो परसेंटेज फाइंड करना चाह रहे हैं जिसके ऊपर एनपीवी विल बिकम 0। नेचुरली फॉर ईच प्रोजेक्ट आई हैव टू डू सेपरेट एक्सरसाइज। उधर एनपीवी में तो हमने एक डिस्काउंट फिगर ले लिया, सब प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई कर दिया, 10% था 10% सब पे अप्लाई कर दिया। अभी जो है जरा काम मुश्किल है, लाजमी बात है कि मुझे यही एक्सरसाइज कई बार कई परसेंटेजेस पे करनी पड़ेगी। इसका एक आसान तरीका भी है। वैसे तो कंप्यूटर पे भी सॉफ्टवेयर हैं, कैलकुलेटर पे भी सॉफ्टवेयर, वो फार्मूला इसका बटनों पे बना हुआ आता है। लेकिन एक बड़ा सिंपल सा इसका मेथड है, वो ये है कि जनरली स्पीकिंग अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, मतलब अगर फर्ज कर लीजिए कि ये जो डेटम लाइन है ये आपके डिस्काउंट रेट को शो कर रही है या परसेंटेज को शो कर रही है। मैंने एट रैंडम 8 को ट्राई किया, 9 को किया, 10 को किया, 11 को किया, 12 को किया, तो जो जो वैल्यूज आई हैं मैंने उनको प्लॉट करके एक लाइन लगाई। ये आपको मैं बता देता हूं कि दिस लाइन विल अप्रोक्सीमेटली बी अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर मुझे 2 पॉइंट भी पता चल जाएं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो मैं उसकी बुनियाद पे एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, और वो लाइन जहां से क्रॉस करेगी मेरे डिस्काउंट रेट वाली लाइन को, उसको मैं नोट करके दैट इज माय 0 पॉइंट। उसको फिर मैं उसके ऊपर ट्राई करूं कि 0 आता है कि नहीं आता, उससे फिर थोड़ी सी ट्विकिंग करके मैं सही जवाब पे आ सकता हूं, या आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर लें। और इसके पीछे साइकी ये है कि दरअसल ये लाइन एग्जैक्टली स्ट्रेट नहीं है, दरअसल ये लाइन इस तरह से बनती है, स्लाइट कर्व। तो आईआरआर जो आपका होगा वो पॉइंट होगा जहां ये लाइन टच कर रही है। अब अगर से कि मैंने आपको कह दिया ये स्ट्रेट लाइन है, तो कितना फर्क पड़ गया। अगर मैं स्ट्रेट लाइन भी लगा लूं इन 2 पॉइंट्स के दरमियान, तो वो इधर नहीं आएगी, इधर आ जाएगी, जरा सी आगे आ जाएगी, मुझे करीब तो पहुंचा दिया ना। अब मुझे ये तो पता है कि 15 और 20 के दरमियान है और मिड के बाद है, तो 15.5 15.6 को मैं ट्राई करके एग्जैक्ट वैल्यू हासिल कर सकता हूं बाय हिट एंड ट्रायल। लेकिन अगर आपने कंप्यूटर इस्तेमाल किया तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको निकाल के दे देगा, या आप एक्सेल शीट के ऊपर भी इसका फार्मूला फिट करके ये चीज निकाल सकते हैं।
और आजकल जो मैथमेटिकल कैलकुलेटर है उनके अंदर भी ये सब कुछ आ रहा है। तो ये जनाब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की कहानी है। ये सबसे बेहतरीन तरीका है, सबसे बेहतरीन तरीका है। लेकिन जो एडवांस स्टडीज हैं या जो लोग फाइनेंशियल्स पढ़ते हैं वो इसके ऊपर और ज्यादा कमेंट्री कर सकेंगे। मैंने जिस जुबान में आपसे बात की है, मुझे नहीं पता कि आप लोग इतने परेशान क्यों हैं, क्योंकि मैंने मुकम्मल तौर पे लेमैन की जुबान में बातचीत की है। ना मैं फाइनेंस समझता हूँ, ना मैं प्रोबेबिलिटी स्टैट समझता हूँ। मैं जितना मेरे इस्तेमाल की चीज है उतना मैं समझता हूँ और वो मैं आपको समझा रहा हूँ। और मेरा ख्याल ये है कि इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आसानी से ये बात समझ आनी चाहिए। और जिस हद तक अगर आप कहते हैं कि नहीं समझ आई तो मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करने को तैयार हूँ, मगर ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये गलत नहीं कह रहा। जी जनाब, आईआरआर के ऊपर कोई शकूक को शुबात हो तो बताइए। नथिंग सर, इट्स फाइन सर। लेकिन सर ये इसका टाइम पीरियड ही पता चलेगा कि कब IRR जीरो होगा, मतलब इससे हमारा कोई ताल्लुक है? लेट्स से मैं कहता हूँ कि एक साल IRR जीरो जीरो हो जाएगा। सर टाइम पीरियड की बात नहीं है, टाइम पीरियड की बात नहीं है। ठीक, टाइम पीरियड की बात होती है पे इस ओके ओके, पे बैक, राइट सर, राइट सर। लेकिन बाय द वे जितना अच्छा आईआरआर होगा उतना टाइम पीरियड भी कम होगा आपका। कम होगा सर, फर्क बिल्कुल ठीक कह पड़ेगा, रहे हैं आप। फर्क पड़ेगा उस पर। जी हाँ सर। मतलब से मैं कहता हूँ ये IRR 30 है, हाँ इट विल टाइम विल रिड्यूस। ठीक है सर, जी इसलिए जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, ये सर आपने थोड़ा सा उल्टा होगा सर। क्या आईआरआर जितना अच्छा होगा इसका टाइम स्पेन इतना ज्यादा होगा सर, असल में यार बात एज ये पर माय नॉलेज। है, बात नहीं नहीं मैं आपको हाँ बताता हूँ। ये मैंने कई दफा ये क्वेश्चन आता है क्लास में, ये थोड़ा सा जैसे वो नहीं था वो जो हमने जैसे किया था स्टार्ट टू फिनिश का कनेक्शन, ये उस किस्म का कनेक्शन है। पहले भी ये मैं खुद इसमें अक्सर शक में पड़ जाता हूँ और फिर मैं बहुत सोचता हूँ तो फिर मैं वो उसका हल निकाल लेता हूँ। लेकिन मतलब मैंने फिर अल्टीमेटली यही पक्का किया हुआ है, आईआरआर ज्यादा होगा तो अच्छा होगा। ठीक है जी, और ज्यादा होगा तो लाजमी बात है वो आपके स्पैन को भी कम करेगा। मतलब आईआरआर ज्यादा होने का मतलब क्या है? ज्यादा होने का मतलब ये है कि यू आर अर्निंग मोर अर्लियर, इस तरह से इसको देख लें। लेकिन अगर थोड़ा इसकी मैं डिटेल में जाऊं तो शायद मुझे वो याद आ जाए चीज, लेकिन ये बात मैंने कई बार पहले चेक कर चुका हूँ। सर इसमें सिंपल है सर, अपने 5 लाख का अगर लोन लिए हुए आपने हाँ और जी आप उस लोन से महीने में आप 50,000 रुपए कमाते हैं या रुपए कमाते हैं, इफ यू आर अर्निंग 50,000 मोर, तो आप उस 5 लाख को जल्दी कवर करेंगे। अगर इफ यू आर IRR या जी 10% है तो फिर उसको 5 लाख को अपडेट जी बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन बुनियादी तौर पे ये आईआरआर है, ये पे बैक पीरियड नहीं है। पे बैक पीरियड एनपीवी और सर आईआरआर बिल्कुल ठीक है तीनों सर, ओके। तीनों किसी हद तक, मतलब आईआरआर और एनपीवी किसी हद तक पे बैक का भी ख्याल कर लेते हैं। लेकिन क्लासिकली ये वैल्यू ऑफ टाइम, वैल्यू ऑफ मनी है। इस वजह से आप ये राइट नहीं कह सर, सकते कि इसमें लाजमी वही प्रोपोर्शन चलेगी। लेकिन इस हद तक मैं आपसे एग्री करता हूं कि जितना आईआरआर अच्छा होगा उतनी आपकी टाइम में कोई ना कोई असर इसका जाएगा, उसको कुछ ना कुछ रिड्यूस जरूर करेगा करेगा। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा जी, तो राइट, ये वो चीज थी जी जो मैं कहना चाह रहा था कि ये असेसमेंट और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आप यकीन कीजिए कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सिर्फ फिजिबिलिटी में नहीं होता। ये एक ऐसी चीज है जो मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को भी छोड़ दें, हमारे जिंदगी के हर डिसीजन में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम कर रहे होते हैं। हर डिसीजन में आप जाते हैं मार्केट से एक शॉपिंग करने के लिए तो भी आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे होते हैं। अब उसके अंदर भी वो स्ट्रेटेजिक, टेक्निकल और वो सारा खाता इकोनॉमिक एनालिसिस हो रहा होता है। हम कर सब कुछ रहे होते हैं, जानते नहीं होते। और इंस्टेंटेनियसली भी जो आप डिसीजन लेते हैं उसके अंदर ये सारे फैक्टर शामिल हैं। मिसाल के तौर पे मैं स्ट्रेटेजिक और उसकी आपको एग्जांपल दूं। आपको घर से ये कहा गया है कि एक क्या कहते हैं वॉशिंग पाउडर लेके आइएगा, आपको और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिली। इसका मतलब है कि स्ट्रेटेजिकली कोई टेंडेंसी या वो नहीं है कि जी फलानी कंपनी का लाना है, और ना ही कोई टेक्निकल बंदिश लगाई गई है। आपका अल्टीमेटली ये दो रिस्ट्रिक्शन हट जाने के बाद आपका कोशिश ये एक ही होती है कि सबसे सस्ता उठा लो।
क्या आप एग्री कर रहे हैं इस बात से? ना जी तो टेक्निकल रिस्ट्रिक्शन है ना स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रिक्शन है। अब मैं आपको टेक्निकल रिस्ट्रिक्शन लगा देता हूं कि जनाब आप खुद ये चाहते हैं, पर जरूरी नहीं है कि आपको घर से कहा गया हो, आप खुद ये चाहते हैं कि जो चीज लेके जाऊं अच्छी लेके जाऊं, आपने अपने ऊपर एक टेक्निकल रिस्ट्रिक्शन लगा ली है, तो आप उसकी क्वालिटी कंपेयर करने लग जाते हैं और प्राइस और टेक्नोलॉजी दोनों को कंपेयर करके देख लेते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स किसके अच्छे हैं, कौन ज्यादा फीचर रखता है, ये वो, एंड देन वेरी केयरफुली यू डिसाइड कि यार चलो थोड़ा महंगा सही लेकिन टेक्निकली बेहतर है। तो यहां पे क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी जो थी दैट टुक प्रेसिडेंस ओवर इकोनॉमी, लेकिन अगर स्ट्रेटजी और टेक्नोलॉजी दोनों ना आप पे बंदिश डाल रही हो, फिर तो आंखें बंद करके पैसे के हक में फैसला जाएगा, इकोनॉमिक असेसमेंट होगी। अब जनाब मैं तीसरी सिचुएशन आपको बताता हूं कि टेक्निकल बंदिश फर्ज करें थी या नहीं थी, फर्ज करें थी भी, उससे मुझे मैटर नहीं करता, लेकिन घर से आपको इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है कि आपने सर्फ एक्सेल का ही डब्बा लेके आना है, आपकी मजाल है कोई और चीज लेके जा सके, किधर गया टेक्निकल और किधर गया इकोनॉमिक? एक ही चीज रहेगी कि जनाब स्ट्रेटेजिक जो मुझे ऑब्जेक्टिव मिला है मैंने वो पूरा करना है, उसके लिए भले महंगी तरीन चीज आ रही हो, भले टेक्नोलॉजी वाइज भी ठीक ना हो, थोड़ी लो एंड पे हो, मगर मुझे यही हुक्म मिला है, मैंने यही काम करना है। तो आप ये देखें तकरीबन जिंदगी के हर काम के अंदर हम ये कर रहे होते हैं। फिर दूसरी बात आ जाती है, ये जो कॉस्ट बेनिफिट की भी मैं बात कर रहा हूं, इसमें भी आप वेटेज रख सकते हैं, पैसे की वेटेज, और अभी पैसों में कन्वर्ट कर लीजिए वर्थ ऑफ स्ट्रेटेजी एंड टेक्नोलॉजी। मैं मतलब एग्जांपल तो बहुत सी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे मैं रोजाना ऑफिस में जब भी पानी पीना होता है तो बाहर खोखे से मंगवाता हूँ, और वो खोखा मुझे 50 पैसे का गिलास पानी का देता है। मैं 8 आने रोज मतलब बार बार जब भी पानी पीना होता है वो उसमें करता हूँ। ग्लास उसका है, वो इसकी वजह से ले रहा है, पानी के उसने पैसे कोई नहीं लेने। अब मैं ये सोचता हूँ कि मैं एक दिन में कितने गिलास पानी पीता हूँ। फर्ज करें मैं 4 गिलास पानी पीता हूँ, मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ कि मैंने जनाब 8 रुपए का खर्चा रोज किया, साल में इतना कर लिया, 2 साल में इतना कर लिया, तो अब मैं कहता हूं कि अच्छा यार ये तो बहुत सारे पैसे बन गए। अगर मैं एक गिलास खुद अपना खरीद के रख लूं तो वो मुझे कितने का पड़ेगा? पता चलता है कि 50 रुपए का पड़ेगा, फर्ज करें। अच्छा, तो 50 रुपए का पड़ेगा तो उसकी लाइफ कितनी होगी? कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 साल भी हो सकती है, या रिस्क हो सकता है बीच में टूट जाए। चलें, उस रिस्क को मैं लेने को तैयार हूं। 50 रुपए कितने दिनों में पूरे हो जाएंगे? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? 8 रुपए का रोजाना आप पानी पीते हैं, ये तो 1 महीने में पूरे हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इसके बाद फायदा ही फायदा। तो अब मैं इस ग्लास को खरीदने का फैसला कर रहा हूँ। अब आप इसमें देख लीजिए, इसमें अगर मैं स्ट्रेटेजिक वेटेज डालता हूँ, फलानी कंपनी का डालना है या फलाने के हुक्म से लेना है, तो वहां पर मैं उस चीज को वेटेज ज्यादा दूंगा। तो उस वेटेड एवरेज से आई विल देन डिसाइड कि मैं कौन सी चीज ले रहा हूं। तो खैर मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अंदाजा आपको इस बात का हो गया होगा, और यही बुनियादी पैरामीटर है जिसपे हम किसी भी प्रोजेक्ट को या किसी भी असेसमेंट सिचुएशन को, ये जो तरीकेकार हैं ये कॉस्ट के हैं, ये किसी एक प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, दिस इज कॉमन टू बिजनेस मैनेजमेंट ऑल्सो। तो ये वो तरीकेकार हैं जिनसे हम ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा जी, मैं थोड़ा स्किप करूंगा 1 2 चीजें ताकि हम सीधा अपने काम की जगह पे जाएं। हाँ जी, मीनवाइल अगर आप कोई बात करना चाहते हैं तो मुझे बताइए। सर मतलब बस आप, मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा, जी जी वो सर्फ एक्सेल वाली एग्जांपल आपने जबरदस्त मतलब वो साफ समझ में आ गया कि क्या स्ट्रेटेजिक हमारी रिक्वायरमेंट है और क्या इकोनॉमिक है। जबरदस्त, एग्जैक्टली, थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा जी, खैर मुझे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रहा है कि आप लोग जो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे ना, तो मुझे एक खदशा सा रहता है कि पता नहीं किसी एक को भी ना समझ आया तो मसला हो जाएगा। तो मतलब अगर आपको कहीं जरा सा भी लगे कि कोई बात समझ नहीं आ रही, तो वी आर रेडी टू स्पेंड मोर टाइम ऑन इट। मतलब दिस इज नाउ इज द टाइम।
दिस इज अ इंपॉर्टेंट चैप्टर। जैसे स्केड्यूल का बड़ा इंपॉर्टेंट था, कॉस्ट का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन बहुत है ना इसके अंदर, दोनों तरफ, दोनों चैप्टर्स में, इसलिए ये बड़े इंपॉर्टेंट है इस मामले में। तो आप मुझे रोक लिया करें, पूछ लिया करें, ताकि बात क्लियर हो जाए। अच्छा जी, प्रोसेस को देखते हैं। अभी ये बातें तो मैंने आपको बता दी, अब थोड़ी सी चीजें हैं कैलकुलेशन वाली, तो वो आखिर में डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रोसेस को हम जल्दी से गुजारते हैं। पहला जो प्रोसेस है आपके पास, लाजमी बात है कि जैसे मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि 4 प्रोसेस हैं। प्लान कॉस्ट मैनेजमेंट है, जो आपके पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, डॉक्यूमेंटेशन, कैसे अपने पैसा एक्सपेंड कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है, उसका तरीकेकार उसमें लिखा हुआ है। इसमें आपको की बेनिफिट ये है कि गाइडेंस और डायरेक्शन मिल जाता है, हाउ द प्रोजेक्ट कॉस्ट विल बी मैनेज थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान प्रोजेक्ट प्लान का हिस्सा है। इसको लाजमी तौर पे अच्छे ऐसे तरीके से, कोई भी काम जो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, किसी भी नॉलेज एरिया, आप इसको ज़हन में रख लीजिए कि बिल्कुल अक्लमंदी के साथ, दूरअंदेशी के साथ, सोच समझ के, कोई रैश डिसीजन नहीं करने हैं आपने, समझदारी के साथ काम करना है। और मैं मानता हूं हम सब समझदार लोग हैं, लेकिन जब फैसला लेने की बारी आती है, हम समझदारी अमूमन ताक पे रख देते हैं। तो जो चीजें आप समझते हैं कि आपकी समझदारी को इंक्रीज करेंगी, उनके बारे में इल्म को बढ़ाने की जरूरत है, एंड दैट शुड बी आवर नॉर्मल हैबिट। किताबें पढ़ा करें, चीजें देखा करें, और ये मत समझें कि आपके पास अक्ल कुल आ गई है। अक्ल कुल कोई नहीं होती किसी के पास। आप मतलब आखिरी दिन तक कुछ ना कुछ सीखते ही जा रहे होते हैं। वो अलग बात है कि उम्र ज्यादा होने से बंदे का थोड़ा आंखें कमजोर हो गई, कुछ और हो गया, विट्स थोड़ी कमजोर हो गई, लेकिन सीखने का अमल हमेशा जारी रहता है। तो ये गलतफहमी जिसको हो जाती है कि उसे सब पता है, तो आप समझ लीजिए कि उसकी प्रोग्रेस रुक गई। खैर, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट में जो इंटरेस्टिंग चीज आएगी वो अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट है। अर्नड स्केड्यूल भी होता है, मैं इसका भी जिक्र थोड़ा सा करूंगा। अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट में हम स्कोप, टाइम और कॉस्ट तीनों, मतलब स्कोप तो बीच में आ जाता है खुद ब खुद, टाइम और कॉस्ट समझने के 2 घोड़े हैं जिनकी आपने प्रोग्रेस लेनी है, और लेते भी हैं। आम प्रोजेक्ट में भी हम टाइम की भी प्रोग्रेस लेते हैं, कॉस्ट की भी लेते हैं, लेकिन दोनों प्रोग्रेस अलग अलग बंदे ले रहे होते हैं और अलग अलग जगहों पे जा रही होती है। उनको आपस में रिलेट करने की कोशिश नहीं की जाती, जिसकी वजह से एक बहुत ही रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट होता है। मतलब आप मुझे ये बताएं ना कि अगर एक प्रोजेक्ट मैनेजर एक प्रोजेक्ट को आधे टाइम में कंप्लीट कर लेता है, तो उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्या कमाल का आदमी है यार, क्या जबरदस्त काम किया है। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि ये जो इतनी जल्दी काम कर रहा है, कहीं क्रैशिंग तो नहीं कर रहा? पता चले 10 गुना ज्यादा पैसे खर्च करके वो ये काम कर रहा है, जो कि हमारे साथ होता है। ये जो लाहौर में इतना कुछ बन गया है, आपका क्या ख्याल है कि ये सही तरीके के साथ बना है? यहाँ पे क्रैशिंग की गई है, अवाम का पैसा है, लूट डाल दो, वो 10 गुना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा पैसे लगाओ, और बस मुझे चाहिए 2 महीने में, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब का हुक्म है। 2 महीने में पुल बन के तैयार हो गया। पागलपन है जी, पागलपन किया सर ये तो। एग्जैक्टली मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये कोई कमाल नहीं है, ये कोई बहादुरी नहीं है कि आपने जनाब सर वो 2 महीने में चीज। सर वो ऑरेंज लाइन पे देखे ना, 50 रुपए का टिकट और 250 रुपए सब्सिडी जा रही है, तो फायदा क्या है ऐसे प्रोजेक्ट का? बिल्कुल, यही बातें समझदारी वाली हैं। और वो जो PC1 वगैरह की बात होती है, फिजिबिलिटी की बात होती है, कहाँ बनता है सर जी? कौन सा PC1 और कौन सा वो, इसका जो क्या होता है PC2 होता है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटियां बाद में बनती हैं, ऑर्डर पहले आ जाते हैं, बल्कि कई बार तो कंस्ट्रक्शन पहले खत्म हो जाती है, फिर कहीं जाके कागजों का पेट भरने के लिए वो कागजात बना के डाल दिए जाते हैं। मेरा मतलब है कि ये हम जिस तरीके के साथ चीजों को कर रहे हैं, तो वो उसकी वजह ये है कि पॉलिटिशियंस ने तो अपना ड्रामा दिखाना होता है ना, कि हमने अपनी हुकूमत में ये दिया, ये दिया, ये दिया। अब वो किस रेट पे दिया, वो वैसे ही टॉप सीक्रेट है, आवाम को तो बताना नहीं है। जब कोई पूछ भी लेता है, वो कहते हैं नहीं जी, तो नेशनल सिक्योरिटी को एड्रेस कर दिया। आपने सुना है ना, पिछले जितने आर्गूमेंट आए हैं पिछले 20-30 सालों में, हमेशा जब किसी ने पूछा है ये सड़क कितने की बनी, फलानी चीज कैसे हुई, उसके पीछे कहते हैं ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। ओ भाई, कौन सा इसमें एटम बम छुपा हुआ है इस सड़क के अंदर?
मतलब सर वैसे ये हमारे गवर्नमेंट लेवल में और ब्यूरोक्रेट ये हमारे इतने नहीं होंगे समझदार, या ये कोई प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं होंगे इनके पास अच्छे जो इस तरह की प्रोजेक्शन करे या फिजिबिलिटीज बनाए, मतलब ये इस तरह की, मतलब देखें जिसका बना एंड रिजल्ट ही इतना खराब है। सर बना सकते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए ना कि अगर आपको बगैर वो काम किए और आपको पैसा मिल रहा है और आप अमीर तरीन शख्सों में शामिल हो रहे हैं, तो आपको क्या जरूरत है वो काम करने की? ऊपर से हुक्म भी है, आपका बॉस भी आपसे खुश है, आपको क्या तकलीफ है काम करने की या करवाने की? बल्कि आप बहुत अच्छा काम करेंगे उसकी जाली फिजिबिलिटी बनाने में, बहुत आला काम करेंगे आप। मगर मसला ये है कि मतलब ये जो गवर्नमेंट में जो ये प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे तो सही ना सर, एक से एक बढ़कर एक शातिर बंदा होगा यहाँ पर, है ना, गवर्नमेंट लेवल पे। जब इनके सामने ये इस तरह के प्रोजेक्ट आते होंगे, तो ये क्या अपनी फिजिबिलिटी नहीं बनाकर देखते होंगे कि यार ये तो इतना लॉस वाला प्रोजेक्ट है, हम कैसे चीफ मिनिस्टर साहब को जो है रिकमेंड करेंगे, हाँ यार इसके ऊपर गो दे दो। सर वो मतलब कल को तो फंसना उसी नहीं है, हुक्म वो तो ये ऊपर नहीं से कह सकता आता है। मुझे तो चीफ मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया था। सर देखें ना, आप ये देखें, कीमत होती है ना हर चीज की। मैं आपने कत्ल किया, मैं आपकी जगह जेल जाने को तैयार हूं एट अ प्राइस। समझ आई आपको? कल अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो उसकी प्राइस तो मैं ले चुका हूं ना, उसकी प्राइस तो मैं ले चुका हूं। सही कह रहे हैं, ये सही कहा आपने, सही कह रहे हैं। मत अच्छा, दूसरी बात आपने जो कही, मैं ये मानता हूं और समझता हूं कि वाकई इन लोगों को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से कख का नहीं पता, ना ही वो जानना चाहते हैं। सच्ची जो बात है, वो जानना भी नहीं चाहते। और अगर किसी को आता है कुछ, तो वो वहीं दड़ बढ़ जाता है कि यार ये मैं नजर में आ जाऊंगा, चुप करके बैठो, जो हुक्म है उसको फॉलो करो। और जो ज्यादा शोर मचाता है उसको निकाल बाहर किया जाता है। ये है। सर लेकिन यहाँ पे रिवर्स ये चीज देंगे ना सर, प्रोजेक्ट ऊपर से आता है कि आप इसको एग्जीक्यूट करो। लाइक ये जो लाहौर में ट्रेन चल रही है सर, जी जी ये ऊपर मतलब इसकी कॉस्ट पर किसी कुछ भी नहीं निकाला है, इसका ईपीवी निकाला, लिखा जी ओके चलाएं इसको, जी। एक सियासी थिएटर चला। सर मैंने आपको शुरू में जो लीडरशिप बता रहा था और सब बता रहा था, मैंने कहा था प्रोजेक्ट मैनेजर की भी कोई जिम्मेदारी है। मेरा मतलब है, आपको मैं कहूं कि जनाब आप जाके फलाने बंदे को कत्ल कर दें, बड़े पैसे दूंगा आपको, क्या आप कर लेंगे? ऑब्वियसली नॉट, सोचना पड़ेगा पैसों के मुताबिक। दैट्स माय पॉइंट, कि मतलब ये है कि आप इलीगल काम नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ इलीगल काम को हमने जायज करार दे दिया है, कोई बंदा उसको चैलेंज ही नहीं कर रहा। जब कोई चैलेंज नहीं करेगा तो फिर तो उसकी बात चलेगी, फिर तो सीनियर इज इंजीनियर। और सर ये आपकी एग्जांपल में ना सिर्फ कॉस्ट बेनिफिट नहीं होता, पता है, जी कि जी मतलब आप किसी को कहेंगे यार किसी को जाके कत्ल कर दो इतने पैसे ले लो, यहाँ सिर्फ पैसा नहीं गेम होता, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें गेम होती है। बिल्कुल बिल्कुल हर बंदे की डोरें फंसी हुई होती है एक दूसरे के। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक लंबी कहानी है, लेकिन हाँ बात वो एक लंबी है। अगर, और सही तरीका यही है। देखें, अगर कोई लाख कहता रहे नहीं जा, इस मुल्क में तो ऐसे ही होता है। मैंने अक्सर लोगों को, बल्कि आप लोगों में भी अक्सर सुनते होंगे, यार ये तो रिश्वत देनी पड़ेगी। हम खुद जाके उस डिपार्टमेंट में उसको रिश्वत पहले ऑफर करते हैं, आपसे कोई मांगता नहीं है, आप खुद ही ऑफर करते हैं, सर ये रखें ना, मेरा काम कर। मेरा मतलब है, ऐसे ही है। आपको आपको कोई रिश्वत मांगे, आप उसको ना करें, और फिर कोई तलखी पैदा हो, फिर कहीं जाके अगर आपको अपना रास्ता फंसता हुआ नजर आए, आप फिर दे दें, तो मैं मानूंगा कि चले यार आपने गलत काम नहीं किया, यू रेजिस्टेड इट। हम रेजिस्ट करने के के बजाय हम उसके कंडुएट बनते हैं। जो नहीं भी लेना चाहता उसको कहते हैं यार ये लेना, मेरा काम करवा दे। तो मेरा मतलब है, हम उसमें बराबर के बल्कि ज्यादा शरीक हैं। रिश्वत देने वाला जो है वो ज्यादा शरीक है उस मामले में, उस बुराई में। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो जो मेथड्स हैं, जो तरीके हैं, वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो तो गलत नहीं है। हमने उनको गलत कहना शुरू कर दिया है। मतलब ये मैंने सुनना शुरू किया ये जब मुशर्रफ की हुकूमत आई है, तो ये कॉमन आ गया। जो वो मॉडरेशन की बात हो रही थी ना, एनलाइटेंड मॉडरेशन, उस जमाने में ये इतना कॉमन हो गया, ये तो होता है, ये तो करना पड़ता है। मेरा मतलब है, मजहब भी लाइट हो गया, हर लॉज, पॉलिसीज, एथिक्स, सब चीजें लाइट हो गई। चलती तो पहले से आ रही थी गड़बड़,
लेकिन उसको एक शेड मिल गया वो एनलाइटेड मॉडरेशन का, और वो चल रहा है। और अब तो लोग आप सोचें, पिछले 30 साल में जो लोग पैदा होके जवान हुए हैं, उन्होंने क्या सीखा? उन्होंने तो यही सीखा ना कि जनाब अब्बाजान ये पैसे देते हैं और देने पड़ते होते हैं, ये तो बिल्कुल जायज है, हमारे अब्बाजान भी देते थे, हम भी देंगे, हम और ज्यादा देंगे। तो मतलब ये कि वो बुराई का एलिमेंट तो खत्म हो गया। खैर, ये जो मैं ये एक बात मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सली जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं वो अपनी जगह पे ट्रू हैं, जो मजहब ने कहा है वो अपनी जगह पे, तमाम मजहबों ने वही बात कही है। कोई ऐसी बात नहीं है कि जी इस्लाम में नहीं है तो फलाने में है। सब मजहबों में तकरीबन एक ही बातें, जो सही बातें हैं वो सब ने एक ही की, मतलब सच्चाई का और इन सब चीजों का। तो इस हवाले से हमें इन चीजों को इन्फोर्स करने की अपनी सी कोशिश जरूर करनी चाहिए। एनीवेज, अच्छा, जो अर्नड वैल्यू मेथड है मैं आपको बताऊंगा अभी, उसकी एक एक्सटेंशन ये है कि हम जो स्केड्यूल की प्रोग्रेस है उसको भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम उसको कहते हैं अर्नड स्केड्यूल, उसका भी जिक्र करता हूं, लेकिन पहले जरा हम यहां से निकल जाएं, हम उधर तक पहुंचेंगे तो मैं उसका जिक्र करता हूं। टेलरिंग कंसिडरेशन जो है इस कॉस्ट के अंदर, नॉलेज मैनेजमेंट है, लाजमी बात है कि बहुत सा नॉलेज और एक्सपीरियंस और तजर्बा आप इकट्ठा करते हैं, डेटाबेसेस बनाते हैं, रिपोजिटरीज बनाते हैं, उनको सही तरह से पढ़ना, समझना और उसको कंसल्ट करना। डज द ऑर्गेनाइजेशन हैव अ फॉर्मल नॉलेज मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल डेटाबेस रिपोजिटरी दैट अ प्रोजेक्ट मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू यूज एंड दैट इज रेडिली एक्सेसिबल? लेकिन जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होगी, नो मैटर आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं या आप दुनिया के किसी कोने में काम कर रहे हैं, यहां पर भी मल्टीनेशनल फर्म्स काम करती हैं, अपने अंदर का काम उन्होंने सीधा रखा हुआ है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने जनाब बिजनेस के लिए पैसा कमाना है। लेकिन जो 2 नंबरी करते हैं वो 2 नंबरी करते हैं। एस्टिमेशन एंड बजटिंग, डज द ऑर्गेनाइजेशन हैव एनी एग्जिस्टिंग फॉर्मल और इनफॉर्मल कॉस्ट एस्टिमेटिंग, बजटिंग रिलेटेड पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड गाइडलाइंस, ये भी आ जाएंगी आपकी कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान में। अर्न वैल्यू मैनेजमेंट, जो कि पाकिस्तान में कहीं भी फॉलो नहीं हो रही, सवाए चंद एक्सपेरिमेंटल जगहों के ऊपर। इंजीनियरिंग में मैंने देखा है, सिविल इंजीनियरिंग में कुछ लोगों ने इसे इस्तेमाल करना शुरू किया हुआ है, अच्छी बात है, करना चाहिए, और कोशिश ही करने से आता है ना। मेरा मतलब है हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हो नहीं सकता। मैं इसकी भी वैल्यू आपको समझाऊंगा तो आपको पता चलेगा। फिर एजाइल अप्रोचेज आ रही हैं। डज द ऑर्गेनाइजेशन यूज एजाइल मेथोडोलॉजीज? एजाइल में जिस तरह मैंने आपको आइटरेशंस के थ्रू काम करने का बताया था, आप मुझे बताइए कि जब इस तरह आइटरेशंस में काम हो रहा होगा तो हर चीज जो है वो क्रिस्टल क्लियर नहीं हो जाएगी। फुली ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, कुछ चीज किसी से नहीं छुपाई जा सकती, और ऐसी इन्वायरमेंट में तो मेरा ख्याल है और सफाई हो जाएगी। फिर गवर्नेंस है कि गवर्नेंस होता है हुक्मनामा, ऊपर से नीचे की तरफ क्या आया हुआ है। डज द ऑर्गेनाइजेशन हैव फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑडिट एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड गाइडलाइंस, कि जिसको पूरी डिपार्टमेंट ने या ऑर्गेनाइजेशन ने फॉलो करना है। और आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी जो कुछ उसके अंदर होगा वो इस गवर्नेंस की अम्ब्रेला के अंडर ही होगा, और वो कोई हुक्म अदूली बड़ी जो टॉप लेवल गवर्नेंस है उसकी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ गवर्नेंस जो सुनते हैं ना हम लोग, बैड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, पहले भी जिक्र किया था मैंने, तो बुनियादी तौर पे मेरा नहीं ख्याल कि हमने पाकिस्तान की जिंदगी में ये जो आखिरी हाफ है इसमें कभी गुड गवर्नेंस देखी भी है। मतलब जो नस्लें इस पिछले को 30-40 साल में पैदा हुई हैं, इन्होंने गुड गवर्नेंस नाम की कोई चीज कभी देखी ही नहीं है। और उससे पहले जब पाकिस्तान नया नया बना तो उस वक्त हल्की सी झलक नजर आई थी, हल्की सी, मतलब वो उस वक्त भी कैप्चर हो गया सिस्टम सारे का। बट एनीवेज, गवर्नेंस अगर आपका इदारा हो और आपका इदारा जो है उसका एक ऑब्जेक्टिव हो और उसके लिए एक हुक्मनामा हो, तो क्या आपके इदारे में मजाल है, प्राइवेट इदारे में, कि वो उसके खिलाफ चला जाए? उसके बंदे फायर नहीं कर दिए जाएंगे। यहाँ गवर्नमेंट में जो एक बंदा है वो भले जो मर्जी कर ले, वो कत्ल कर दे, वो रिश्वत ले ले, आप उसे निकाल नहीं सकते। क्या मजाक है यार। और वो जनाब 10-10 साल अगर आप उसको सस्पेंड करके रखते हैं, वो फिर आके उसको अदालत में क्लेम दे देती हैं और उसको सारे उतने सालों की तनख्वाह देनी पड़ती है। खैर, एजाइल और अडेप्टिव एनवायरनमेंट में प्रोजेक्ट विद हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, लाजमी बात है वही प्रोजेक्ट उधर जाएंगे जिनमें अनसर्टेनिटी है, वो कॉस्ट के हवाले से भी हो सकती है। वेयर द स्कोप इज नॉट येट
fully defined may not benefit from detailed cost calculation. अगर हम शुरू में कॉस्ट कैलकुलेशन कर लें तो इतनी मेहनत करने का फायदा नहीं होगा, क्योंकि सारी कैलकुलेशन बदल जानी है। तो आप उतनी कैलकुलेशन करें जितनी जरूरत है, एक एक आइटरेशन की कैलकुलेशन करते जाएं, आगे चलते जाएं, और आपका काम बिल्कुल सही काबू में रहेगा। Instead, lightweight estimation methods can be used to generate a fast, high-level forecast of project labor cost, which can then be easily adjusted as changes arise. Detailed estimates are reserved for short-term planning horizons and in a just-in-time fashion. मतलब मैंने 2 हफ्ते के लिए काम करना, एक आइटरेशन शुरू करूं, उसकी डिटेल प्लानिंग करें, उसका हक बनता है, उसकी डिटेल प्लानिंग करें, एक एक सुई का हिसाब उसमें निकालें, कीमत निकालें, सब कुछ निकालें। In cases where high variability projects are also subject to strict budgets, the scope and schedule are more often adjusted to stay within cost constraint. अगर मतलब ये कि बंदिश कॉस्ट के ऊपर ज्यादा लगा दी जाए तो फिर स्कोप और स्केड्यूल बार बार चेंज करना पड़ता है, इवन इन एजाइल। अगर एजाइल प्रोजेक्ट के अंदर आप कहें कि नहीं जी कॉस्टें जो फिक्स हो गई हैं उनसे आगे पीछे नहीं जाना, तो फिर स्कोप या तो घटाना बढ़ाना पड़ेगा या स्केड्यूल में फर्क आएगा। दिस विल कंटिन्यूअसली बी हैपनिंग, बट वी स्टिल कैन डू इट। कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान कैसे बनता है? ये प्रोसेस है जी प्लान कॉस्ट मैनेजमेंट का। 100% वही चीज है जो स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान था, सवाए इसके कि इसमें कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान बन रहा है। इसमें इनपुट वही है, चार्टर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट, और इसमें टूल्स भी वही हैं, एक्सपर्ट जजमेंट, डाटा एनालिसिस और मीटिंग, और इसका आउटपुट भी निकल आया कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान। मतलब इसमें जो हिदायत होंगी, इंस्ट्रक्शंस होंगी, वो होंगी अबाउट द कॉस्ट। तो और ये तो खैर इट इज क्वाइट सिंपल, इसको तो खैर हमें डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं है। कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान में हाँ ये देख लेते हैं, व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान। अब इसमें ये इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें ये बताया जाता है कि जो प्रोजेक्ट आप करने जा रहे हैं इसमें जो किस यूनिट्स में चीजों को मेजर किया जाएगा। ईच यूनिट यूज्ड इन मेजरमेंट्स, मतलब जो भी चीजें हैं, स्टाफ आवर्स में होगा, डेज में होगा, रुपीज में होगा, मीटर्स में होगा, किलोमीटर में, चीजें नापी तोली किन यूनिट्स में जाएंगी ये डिसाइड किया जाता है। फिर जो कैलकुलेशंस आपकी पैसे की हैं उसमें आपको लेवल ऑफ प्रिसीजन बताया जाता है कि जनाब आपने फर्ज करें 2 डेसिमल पॉइंट तक एक्यूरेट होना है या 4 डेसिमल पॉइंट तक होना है। मतलब जितना ज्यादा एक्यूरेट होंगे उतना आपके प्रोजेक्ट के लिए बेहतर है। फिर आ जाती है लेवल ऑफ एक्यूरेसी। एक्सेप्टेबल रेंज क्या है यूज्ड इन डिटरमिनिंग रियलिस्टिक एक्टिविटी कॉस्ट एस्टिमेट। देखें एस्टिमेट ही होता है, भले जितना ही डिटेल्ड क्यों ना हो जाए, आपका एस्टिमेट किस हद तक ट्रू साबित होने का इम्कान है। लोएस्ट लेवल पे जब आप बिल्कुल डिटेल्ड एस्टिमेट कर रहे हैं तो उसमें वो कहता है कि आप बताएं कि इसमें कितना प्लस माइनस गलती का इम्कान हो सकता है। तो जनरली जैसे 10% इज अ फेयर फिगर एस्टिमेट में, 10 से 15%, 15% मैं यूं कहूंगा कि -15 + 10, नहीं सॉरी -10 + 15, कि अगर आपका एस्टिमेट है 1 लाख में ये काम होगा तो 90,000 से लेकर और 1,15,000 के अंदर इसको हो जाना चाहिए, तो मैं समझूंगा कि दिस इज ओके। तो आपको ये डिटरमिन करना होता है। ये तो मैंने आपको थंब रूल बता दिया, लेकिन आपका कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान ये डिटरमिन करके बता देता है कि कितनी परसेंटेज के अंदर आपकी एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है। फिर ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर लिंक, अगर आपको याद हो WBS के साथ हमने स्केड्यूल में भी लगाए थे, तो वही WBS में वो लगा हुआ है, एक्टिविटी के साथ नंबर उसका लगा हुआ है, इससे अकाउंटिंग वाले उसको रिकॉग्नाइज करेंगे तो यहाँ पे वो कनेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल थ्रेशोल्ड, वेरिएंस थ्रेशोल्ड, अच्छा ये एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि एक्चुअली जब आप काम करेंगे तो आपकी बर्दाश्त की हद क्या है, कितना पैसा कम या ज्यादा लग जाए तो आपको तकलीफ होगी। अब मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी ये 5,000 का काम था, अच्छा जी अगर 5,000 पे 1,000 ऊपर नीचे हो जाए तो कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं यार ये तो बहुत ज्यादा है। अच्छा 100 रुपया ऊपर नीचे हो जाए, नहीं ये भी ज्यादा है। 10 रुपया ऊपर नीचे हो जाए, मतलब जितनी सेंसिटिविटी आपके प्रोजेक्ट की होगी आप
उस उतना बताएंगे। मिसाल के तौर पे आप कहते नहीं यार करेंसी में, नोट में, रुपीज में तो हम बिल्कुल कुछ नहीं गड़बड़ कर सकते, जितना पैसे हैं उतने में ही हो। आप कहते हैं अच्छा चलो ये बताओ, अगर कोई 50 पैसे ऊपर नीचे हो जाए, आप कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, अगर 50 पैसे ऊपर नीचे हो जाए, जैसे मैंने स्केड्यूल में भी बात की थी, मैंने कहा था 4 घंटे ऊपर नीचे हो जाए तो हम कहेंगे कि अच्छा 4 घंटे से कम तक मेरे थ्रेशोल्ड में आता है, 4 से ऊपर चला गया तो मैं कहूंगा कि ये इसको चेंज रिक्वेस्ट बनेगी। इसी तरह से अगर से कि 50 पैसे से ऊपर जाता है या जो भी आपने लिमिट रखी हुई है, अगर उस लिमिट से बाहर कोई काम जाता है तो आप उसको चेंज कंट्रोल में लेके आएंगे। अगेन आई वुड से दिस इज द एक्सेप्टिव, क्या कहते हैं, आपकी टॉलरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, और ये आपने डिटरमिन करना है कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर बिफोर एनीथिंग इज कैलकुलेटेड, ताकि इसके मुताबिक हम चीजों को फिर आगे लेके चल सकें। परफॉर्मेंस की क्या रूल्स हैं? रूल्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अर्न वैल्यू इस्तेमाल किया जाता है लाजमी तौर पे, और किया जाना चाहिए, ऑप्शनल है वैसे, सब लोग नहीं इस्तेमाल करते लेकिन किया जाना चाहिए। डिफाइन द पॉइंट्स इन द WBS एट विच मेजरमेंट ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स विल बी परफॉर्म। कंट्रोल अकाउंट होता है कि मिसाल के तौर पे इस पूरी बिल्डिंग जो मैं बना रहा हूं, इसके अंदर छोटे यूनिट्स, मतलब एक कमरा मेरा कंट्रोल अकाउंट है, और इस कमरे का निजाम जो भी कंस्ट्रक्शन का है, इसमें बहुत से वर्क पैकेजेस हैं, बहुत सी एक्टिविटीज हैं, इस पूरे निजाम को मैंने इस कमरे के सुपरवाइजर के सुपुर्द कर दिया। उसे कहा कि भाई तुम्हें इस कमरे का बजट मिल जाएगा, तुम इस कमरे के बजट का ख्याल रखो, मतलब उसके मुताबिक खर्च करो और मुझे हिसाब दे दो। तो कंट्रोल अकाउंट्स होते हैं वो छोटे अकाउंट्स होते हैं, एक मतलब जो बड़ा आपका प्रोजेक्ट अकाउंट है उसके छोटे पार्ट्स हैं, ये लोग उसको सबमिट करते हैं रिपोर्ट, और वो फिर अल्टीमेटली उससे पूरे प्रोजेक्ट का हिसाब किताब बनाते हैं। फिर जनाब अर्न वैल्यू के लिए जो टेक्निक्स आपने इस्तेमाल करनी है वैल्यू मेजरमेंट की, मतलब जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि कुछ जगहों पे हम वेटेड एवरेजेस लेते हैं, वेट कुछ माइलस्टोन ज्यादा हैवी होते हैं या ज्यादा कीमती होते हैं, तो उनको हम कहते हैं यार ये माइलस्टोन चाहिए होना ज्यादा जरूरी है। कुछ जगहों पे हम फिक्स फार्मूला लेते हैं, कुछ जगहों पे हम परसेंट कंप्लीट लेते हैं। वो जो परसेंट कंप्लीट की भी मैंने बात की थी स्केड्यूलिंग के दौरान, कि जनाब हम कहते हैं जी कि जब तक पूरा काम नहीं हो जाता, सख्त रूल जो है, उस वक्त तक इसको 0% कंप्लीट मानूंगा, जब कंप्लीट होगा तो 100% हो जाएगा। लेकिन उसमें फिर हम रिलैक्स भी करते हैं, वो भी मैंने आपको तरीके बताए थे कि आप कहते हैं जी अच्छा 20-80 कर लेते हैं, या 70-30 या 30-70, वट एवर प्रोपोर्शन यू कैन कम अप विद, तो ये आप कॉस्ट में भी करते हैं। स्पेसिफाई ट्रैकिंग मेथोडोलॉजी एंड द अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट कंप्यूटेशन इक्वेशंस फॉर कैलकुलेशन। अच्छा, अर्नड वैल्यू की जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं वो डिफरेंट जो बढ़ाया जाता है, जो जो उसका जो कहते हैं कि मटेरियल है, उसमें उसने कई सिनेरियो दिए हैं, अगर ऐसा हो तो ये फार्मूला इस्तेमाल कर लो, अगर वैसा हो तो ये फार्मूला इस्तेमाल कर लो। तो आपको एक तो उसकी समझ होनी चाहिए कि ये फार्मूले किस किस पर्पज के लिए हैं, और कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान में हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर हम किस तरह से मेजर करेंगे, कौन से फार्मूले अप्लाई करेंगे, फिर जो लिख दिए गए हैं उन्हीं के मुताबिक आगे काम हो। रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स क्या होंगे जो आपने कम्युनिकेशंस करनी है, वो कब कब कम्युनिकेशन होगी और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और रिपोर्ट में क्या क्या कॉलम्स होंगे वगैरह वगैरह। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ईच ऑफ द अदर कॉस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस, कौन सी है भला, मतलब एस्टिमेट कॉस्ट, बजट उसका बनाना, फिर उसके बाद कंट्रोल करना, ये है ना कॉस्ट आपकी प्रोसेस। इन प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करें कि इनके इनकी क्या डिस्क्रिप्शन है, इनमें क्या होगा, और इसके अलावा भी अगर कोई एडिशनल डिटेल्स हैं वो डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे स्ट्रेटेजिक फंडिंग की अगर चॉइसेस हैं, क्योंकि फाइनेंसिंग का अलग से कोई नहीं है खाता, कॉस्ट मैनेजमेंट हैंडल कर रहा है इसको। आम प्रोजेक्ट्स में, जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आ जाती है कॉस्ट के ऊपर। तो यहाँ पे फंडिंग वगैरह, कॉस्ट मैनेजमेंट, क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह, ये सब कुछ इसके अंदर ही हो रहा है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक फंडिंग चॉइसेस, प्रोसीजर टू अकाउंट फॉर फ्लक्चुएशन इन करेंसी एक्सचेंज रेट्स, एंड प्रोसीजर फॉर प्रोजेक्ट कॉस्ट रिकॉर्डिंग, किस तरह से आपने उसका रिकॉर्ड रखना है। ये तो हो गया जी, आपका कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान बन गया। अब आप आ जाइए एस्टिमेट कॉस्ट के ऊपर। ये वो जगह है जो कि एक्सक्लूसिवली प्रोजेक्ट मैनेजर और उसके टीम के पास है। इन्होंने प्रोजेक्ट के शुरू में, मतलब ट्रेडिशनल जो आपका प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट है उसके हवाले से, प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट में सारे प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन डिटेल करके रख लेनी है।
लेकिन अगर वो नहीं हो सकती तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फिर हम शायद उसको आइटरेटिव या इंक्रीमेंटल करें। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन के थ्रू चलते हैं और जितना नजर आता है मतलब एक फेज तक या 2 फेज तक उतना कैलकुलेट कर लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। फिर वो वक्त जैसे जैसे चीजें क्लियर होती जाती हैं उस तरह हम आगे चलते जाते हैं। खैर एनीवेज व्हाटएवर द मेथड इज, एस्टिमेट कॉस्ट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एन अप्रोक्सीमेशन। याद रहे एस्टिमेट हमेशा अप्रोक्सीमेशन होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन के वेरियस लेवल्स हैं। कुछ अप्रोक्सीमेशन ज्यादा डिटेल्ड होती हैं और ज्यादा एक्यूरेट होती हैं, कुछ अप्रोक्सीमेशन बहुत ही अप्रोक्सीमेट होती हैं ऑफ द मॉनेटरी रिसोर्सेज नीडेड टू कंप्लीट प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। तो इसका बेनिफिट इज डिटरमिन द अमाउंट ऑफ कॉस्ट, टोटल प्रोजेक्ट पे कितना पैसा लगेगा और चीजों पे लाजमी बात है कि हर चीज पे कितना लगेगा। कॉस्ट एस्टिमेट्स एक तरह की प्रिडिक्शन होती है जो सही भी साबित हो सकती है, गलत भी साबित हो सकती है। दैट इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन नोन एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम। जिस वक्त आप कॉस्ट ये एस्टिमेट लगा रहे हैं उस वक्त जो हकायक आपके सामने है उनकी रोशनी में आप ये फैसला लेते हैं। कॉस्ट एस्टिमेट्स इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन एंड कंसीडरेशन ऑफ कॉस्टिंग अल्टरनेटिव। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि ये काम करने के लिए आपके पास एक से ज्यादा चॉइसेस अवेलेबल हो, अल्टरनेटिव हो कि ये काम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो फिर अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हमें फिर बेहतर अल्टरनेटिव की तरफ जाना है। तो जिसमें हमें वही कॉस्ट बेनिफिट डिसीजन लेना पड़ेगा कि अगर मैं इस तरह से करूं तो कितने पैसे लगेंगे, उस तरह से करूं तो कितने पैसे लगेंगे। जैसे स्कोप के वक्त हमने चूज किया कि कौन सा मेथड थे कि मैंने कहा था कि जी ये एक कुर्सी मैंने डिलीवर करनी है, प्रोजेक्ट मेरा है कि कुर्सी डिलीवर करनी है। अब उसके लिए मैंने कहा एक ऑप्शन है मैं खुद बनाऊं, दूसरा ऑप्शन है मैं कारपेंटर हायर कर लूं और उससे बनवाऊं, तीसरा ऑप्शन है कि मैं जनाब किसी को आउटसोर्स कर दूं कि तुम मुझे कुर्सी बना के दे दो, या मैं बाजार से जाके बनी बनाई कुर्सी खरीद के ले आऊं। आप मुझे बताइए कि इन चारों में से बेहतर कौन सा ऑप्शन है। लाजमी बात है मैं इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करूंगा, देखूंगा कि किस ऑप्शन के ऊपर मुझे सबसे सस्ता पड़ता है और वो चॉइस में सिलेक्ट करूंगा। फिर जनाब ये जो बात अभी मैंने बीच में की भी, कॉस्ट के ट्रेड ऑफ्स देखे जाते हैं कि कौन सा मेथड मेरे लिए बेहतर रहेगा। मिसाल के तौर पे कुछ चीजें हैं जहाँ मेक और बाय डिसीजन किया जाता है कि ये काम खुद किया जाए या बाहर से करवा लिया जाए या बना बनाया खरीद लिया जाए। एक होता है बाय वर्सेस लीज। ये इंजीनियर ज्यादा बेहतर समझेंगे कि जब हम कहते हैं कि जी ये एक इस प्रोजेक्ट के ऊपर मुझे एक क्रेन चाहिए, मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग है, क्रेन चाहिए। क्रेन तो नहीं वो खरीदी हुई होती उसने, क्रेन कहाँ से आएगी। अब वो कहते हैं यार इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, पैसा तो हम बहुत कमा रहे हैं, हम ऐसा करते हैं इसमें एक क्रेन भी खरीद लेते हैं। सवाल ये पैदा होता है क्या ये क्रेन इसके बाद आपके काम आने वाली है। अगर आने वाली है तब तो शायद मतलब जस्टिफाइबल, अगर जस्टिफाइबल है, इतना काम आप कर सकेंगे इससे, तब तो ठीक है। नहीं तो आप किराए पे लें, लीज पे लें, काम करें और फारिग करें उसे। और आप ये देखेंगे कि अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं। जितना भी प्लांट का इक्विपमेंट होता है, सिर्फ वो इक्विपमेंट जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला होता है, मतलब ट्रैक्टर्स हैं और इस तरह की चीजें हैं, ट्रॉलीज हैं, डोजर्स हैं, इस तरह की चीजें शायद लोग रख लेते हैं। लेकिन जो ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें होती हैं उनको वो लीज करते हैं। देखिए ना पूरे प्रोजेक्ट में उस चीज की जरूरत शायद 4 या 5 दिन पड़नी है। आप 4-5 दिन के लिए इतना बड़ा हाथी पाल रहे हैं, उसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं और पता चलता है अगले प्रोजेक्ट तक उसमें कोई खराबी पैदा हो गई। तो या तो उसकी जस्टिफाइबल यूजेज हो कि रोजाना इस्तेमाल हो, या फिर आप उसको ये रख देना कि किराए पे चढ़ा दें। आप कहेंगे जी जब हम इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हम इसको रेंट ऑफ भी कर दिया करेंगे, चले उससे पैसे कमा लेंगे और उसकी कॉस्ट पूरी हो जाएगी या जो भी कार्रवाई है। लेकिन अगर आप ये अहमकाना फैसला करते जो कि ये अपना मुझे बहुत ज्यादा नजर आता है गवर्नमेंट के इदारों में, फौज में हम बहुत ज्यादा इसको नोटिस करते थे कि जी बस ठीक है ये हो गया। भाई वो चीज को इस्तेमाल भी तो करो ना। मतलब हम बिल्कुल भी बिजनेस माइंडेड नहीं है, खुद ही ये तो गवर्नमेंट का पैसा है इसको हम कैसे कर सकते हैं। मैं अभी गवर्नमेंट के इधर पढ़ाने जाता हूँ मुख्तलिफ जगहों पे। ये एक इनका इदारा है PPMI का, इनका प्लानिंग कमीशन का, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। वो वहां पे जनाब उन्होंने एक जबरदस्त बिल्डिंग बनाई है, मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट, क्लासरूम्स, हॉल्स और ह्यूज वो ऑडिटोरियम और फर्स्ट क्लास। और आप यकीन करें कि उसके अंदर सिर्फ खाना पूरी के लिए, सिर्फ ये तमाशा दिखाने के लिए कि हम यहाँ पे कुछ करते हैं,
वहां पर कोई इतने सारे हॉल्स में एक हॉल एक वक्त में कभी इस्तेमाल होता है और वो हफ्ते में कुछ 3-4 या 5 दिन, महीने में 3-4-5 दिन। इसके अलावा वो सब खाली पड़ा रहता है। मैं उनके डीजी से मिला, मैंने कहा यार मुझे ये बताओ कि गवर्नमेंट का इतना पैसा क्यों खर्च करवाया था? अगर इतना ही था तो एक कमरा ले लेते, किराए पे ले लेते, होटल में जाके ये करा लेते काम, तुम वहां भी तुम्हें बहुत सस्ता पड़ता। वाई हैड यू डन इट? और अगर किया है तो मुझे किराए पे दे दो यार, मैंने ट्रेनिंग करानी होती है, मैं आपको किराया भरूंगा। मैंने कहा जी निबाफ वाले हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, मैं वहां जाके ट्रेनिंग करवाता हूँ, वो मुझसे अच्छा खासा चार्ज करते हैं, लेकिन होटल से कम चार्ज करते हैं, तो मेरे लिए तो फिजिबल है। मैं बजाय जो जाके मैरियट में कमरा बुक कराऊं, मैं उनके पास चला जाता हूँ और वो मुझे खाना भी सर्व करते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो मुझे तो सारे बेनिफिट वही मिल रहे हैं। तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? नहीं जी इसकी हमें इजाजत नहीं है। मेरा मतलब है ये इजाजतें हमें लेके डूब गई हैं, मतलब किसी को अकल नहीं है कि हम अपने रिसोर्सेज को कितना रॉन्गली इस्तेमाल कर रहे हैं। आई डोंट नो, इसके पीछे कुछ और वजूहत भी होती हैं वैसे, कि जब आप एक आज़ादी देते हैं एक डीजी को, जी तुम कर लो ऐसा काम, तो वो अपनी जेबें भरने में लग जाता है, वो गवर्नमेंट को फिर भी कुछ नहीं दे रहा होता। खैर एनीवेज वो तो एक बिल्कुल अलग बहस है। तो कॉस्ट एस्टिमेट जो हैं दे आर प्रिडिक्शंस, वो कोई एक्यूरेट नहीं होते, इनको आइडेंटिफाई और कंसिडर करने की जरूरत होती है, हमारे अल्टरनेटिव्स को, ट्रेड ऑफ को देखने की जरूरत होती है, रिसोर्स को शेयर करने हैं। कॉस्ट एस्टिमेट आर जनरली एक्सप्रेस इन यूनिट्स ऑफ सम करेंसी, लाजमी बात है हम रुपयों में बात करेंगे। अच्छा एक और यहाँ पे जो बहुत बड़ा ब्लंडर है हमारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में या पाकिस्तान में जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो भी आप प्रोजेक्ट होते हैं वो डॉलर्स में आपको चार्ज कर रहा है, रुपीज में चार्ज ही नहीं कर रहा कि जी वो तो पता नहीं रुपये ऊपर नीचे हो जाएगा। तो वो मतलब ये है कि डॉलर में जब आप उसको करते हैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट, तो सारा रिस्क अपने ऊपर आ जाता है। खैर ये चीज एक है, इसके ऊपर अलग बहस हो सकती है। In some instances, other units of measure can be used to facilitate comparison, eliminating the effects of currency fluctuation. ये वो काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं करेंसी फ्लक्चुएशन का, लाइक स्टाफ आवर्स और स्टाफ डेज वगैरह वगैरह। तो ये है जी यूनिट ऑफ मेजर आपने रखना है कोई। एस्टिमेट की एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए? कॉस्ट एस्टिमेट शुड बी रिव्यूड एंड रिफाइंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट टू रिफ्लेक्ट एडिशनल डिटेल एज इट बिकम्स अवेलेबल। देखिए जब आप उसका बिजनेस केस बनाते हैं तब भी तो कोई कॉस्ट जेन में लाते हैं ना, या इवन जब बिजनेस केस से भी पहले जब ये फैसला होता है कि यार ये प्रोजेक्ट के बारे में देखना चाहिए, आइडेंटिफाई होता है प्रोजेक्ट, ऐसी कोई चीज बिजनेस नीड बनती है जब, तो तब भी कोई हिसाब तो होता होगा जेन में कि ये मिसाल के तौर पर आपने 5 स्टार होटल बनाना है, तो किसी तजर्बाकार आदमी से आप पूछेंगे यार तुम्हारा क्या ख्याल है कितने में बन जाता होगा, तो वो एक आर्बिट्रेरी फिगर देता होगा सर 5-6 मिलियन में बन जाता होगा शायद, तो जो भी वट एवर आई डोंट नो, तो वो फिगर जो भी देता है अगर वो एक्सपीरियंस बंदा हो और इस फील्ड में रहा हो तो उसका जो एस्टिमेट है वो काबिल कदर होगा, मगर वो एक्यूरेट नहीं होगा। जब से बनाना शुरू करेंगे या उसका जब बिजनेस बिजनेस केस बनाना शुरू करेंगे तब आप थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, लेकिन वो भी इतना एक्यूरेट नहीं होगा, लेकिन उससे तो बेहतर होगा। फिर जब आप एक्चुअल प्रोजेक्ट डिजाइन करना शुरू करते हैं तब तो आप टॉप बॉटम अप एस्टिमेशन कर रहे हैं ना, एक एक चीज को नाप रहे हैं, तोल रहे हैं, उसकी कीमत लगा रहे हैं, तो उससे डिटेल नहीं हो सकता। हमने तो कहा कि उसके अंदर भी कोई +-10 तक ही होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इससे पहले एस्टिमेट लगाए गए हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, उनका लेवल ऑफ एक्यूरेसी कम होता है, काफी कम होता है। Accuracy of project estimate will increase as the project progresses through the life cycle. जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट करना शुरू करते हैं वो एक्यूरेसी और बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि एक्चुअली थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग ऑन ग्राउंड एंड एक्चुअल जो रिजल्ट्स आते हैं वो वैलिडेट करते जाते हैं कि ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है, और उसके हिसाब से हम आगे वाली जो एस्टिमेट्स हैं उनको भी एडजस्ट करते जाते हैं। ये जनाब जरा देखिएगा, मैं 4 किस्म के एस्टिमेट आपके सामने रख रहा हूँ। जो ऊपर वाले 2 हैं लमसम एस्टिमेट और रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इनको लोग थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, एक ही समझते हैं। कोई बात नहीं है, मतलब जहां पे भी है, मतलब ये मैं वो बता रहा हूँ कि जब आपको कोई पूछे कि 5 स्टार होटल कितने में बन जाएगा और आप एक तुक्का लगाएं, दैट इज कॉल्ड लमसम एस्टिमेट।
और उसकी एक्यूरेसी तो बहुत कम है। मतलब उसको यूं समझ लीजिए कि अगर उसने कहा 1 लाख रुपए में बन जाएगा तो फिर वो 50,000 से 2 लाख में बन जाएगा। और ये भी मैं कह रहा हूं कि जब वो कोई तजर्बाकार आदमी है। अगर वो बिल्कुल ही तुक्का लगा रहा है और बिल्कुल रैंडम बोल रहा है तो फिर ये एक्यूरेसी भी नहीं वो दे सकता। मतलब उस स्टेज के ऊपर जो बंदा फिगर देता है वो उससे -50% प्लस 100% ये काम होने का इम्कान होता है। एक एक्सपीरियंस बंदा जब रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये उस वक्त होता है जब बिजनेस केस बन रहा होता है। यहाँ हम किसी न चीजों को, फेजेस को या प्रोजेक्ट के पार्ट्स को कीमतें दे रहे होते हैं, कोई ना कोई हिसाब किताब लगा रहे होते हैं। यहाँ पे भी एक्यूरेसी कुछ ज्यादा नहीं होती, लेकिन यहाँ पे आप ये देख लीजिए -25 प्लस 75। मतलब ये है कि देर होने का ज्यादा चांस है, कम होने का कम चांस है। तो अगर 1 लाख उसने बोला है तो इसका मतलब ये हुआ कि 75,000 से लेकर और 1,75,000 के अंदर अंदर ये काम शायद हो जाए। दिस इज अ गुड एस्टिमेट। लेकिन ये दो तो हो गए बिल्कुल आर्बिट्रेरी। अब आ जाते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट के अंदर दो काम होते हैं, एक एस्टिमेशन और एक बजटिंग। जो डेफिनेट एस्टिमेट है वो है डिटेल्ड एस्टिमेट, बॉटम अप। प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी टीम के साथ एक एक चीज का हिसाब लगाता है और उसे कैलकुलेट करता है, और जो एस्टिमेट लगाता है उसकी रेंज है -5 to 10%, -5 प्लस 10%। मतलब हाँ, वो मैंने गलत कह दिया था पहले, -5 to 10% है कि मतलब 1 लाख कहा है तो 95,000 से 1,10,000 के अंदर ये काम हो जाएगा। दिस इज रीजनेबल। अच्छा, जो बजट लगाता है वो ये नहीं होते। बजट देने वाला एग्जेक्टिव होता है या फाइनेंस का बंदा होता है, और वो प्रोजेक्ट को उतनी तफसील में नहीं समझता होता, उतना अंदर घुस भी नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता। तो वो अपने हिसाब से आर्बिट्रेरी थोड़ा सा हिसाब किताब लगाता है, पिछली हिस्टोरिकल डाटे को देख के, इधर उधर से डाटा निकाल के, तो उसका एस्टिमेट जरा कमजोर होता है। वो उसने अगर कहा 1 लाख तो उसका मतलब होगा कि 90,000 से 1.25 लाख तक काम हो जाएगा। अच्छा, अब जरा इसको देखिए कि अब आपने एस्टिमेट लगाया हुआ है, आपने कहा है कि ये काम 1 लाख में हो जाएगा। अगर बजट वाले ने भी यही सोचा होता, अगर उसका भी एस्टिमेट 1 लाख होता तो बड़ा खुश होता कि जनाब ये तो प्रोजेक्ट मैनेजर ने बिल्कुल जो मेरा एस्टिमेट है वही निकाल दिया है, तो उसको तो वो फटाफट अप्रूव कर देता। फर्ज करें कि प्रोजेक्ट मैनेजर का एस्टिमेट कम या ज्यादा हो, ये दोनों ऑब्जेक्शनेबल हैं। कम होना भी ऑब्जेक्शनेबल है, जो हम कंसिडर नहीं करते। फर्ज करें प्रोजेक्ट मैनेजर कहता है कि जी ये तो 50,000 में हो जाएगा। इसके ऊपर बजट देने वाले के कान खड़े हो जाने चाहिए। वो कहे कि अच्छा यार, मैंने मेरे हिसाब के मुताबिक तो 1 लाख में ये काम मैंने खाता हो जाएगा, चलो ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा, 90,000 में हो जाएगा, ये 50 में कैसे कर रहा है? ही मस्ट हैव मिस्ड आउट ऑन समथिंग। इसी तरह जब वो देखता है कि आपका एस्टिमेट 1.25 से भी ऊपर निकल गया है, तो भी वो आपको क्रिटिकल आई से देखता है और दोनों में आपके साथ फिर वो हर चीज को जस्टिफाई करवाता है। हो सकता है बजटरी एस्टिमेट करने वाले ने कई बातें ना कंसिडर की हों, वो एजुकेट भी हो सकता है और वो अपना एस्टिमेट जो बजट है उसको रिवाइज कर सकता है। लेकिन ऐसा भी तो मुमकिन है कि जो जिसने डेफिनेटिव एस्टिमेट बनाया है, प्रोजेक्ट मैनेजर और उसकी टीम, उनसे कोई गलती हो गई हो, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो, कोई और हिसाब किताब हो, और जब बजट वाला उनको चेक करे तो वो उनको करेक्ट कर दे। अच्छा जी, अब अगर तो फर्ज करें कि आपका एस्टिमेट जो है वो बजट वाले के 90 और 1.25 के अंदर अंदर आ रहा है, आपने 1.20 कह दिया या आपने 97 कह दिया या आपने 1.10 कह दिया, दिस ऑल इज इंक्लूसिव। जितना वो 1 लाख वाले फिगर के करीब होगा उतना वो कंफर्टेबल होगा, जितना उससे दूर होगा वो कहेगा ठीक तो है लेकिन थोड़ी इसकी तनाबे खींचता हूँ, थोड़ी चीजें चेक करता हूँ। वो कोशिश करेगा कि इसको थोड़ा रिड्यूस करके, और मतलब इस डिस्टेंस को रिड्यूस करके 1 लाख के करीब करीब लाया जा सके। फिर फर्ज करें आपको उसने अलाउ कर दिया 1,10,000 में कर लो, ये आपको बजट मिल गया। अब क्या होता है कि जब आप प्रैक्टिकली काम शुरू करते हैं तो 1,10,000 बजट एलोकेट हो गया। अब आप इससे 5% माइनस और 10% प्लस फ्लक्चुएट कर सकते हैं। 1,10,000 का मतलब है कि आप ज्यादा से ज्यादा 11,000 प्लस में जा सकते हैं, और इतने की अलाउंस होता है।
और इवन मतलब ये बात असल में बात है, इल्म बनाने वाले तो गलत नहीं कहते ना, ये तो इंटरप्रिटेशन करने वाले गलत करते हैं। इवन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो रूल्स बने हुए हैं उसमें लिखा हुआ है कि जो PC1 होता है उसकी एक्यूरेसी प्लस माइनस 10%, मतलब माइनस तो वो नहीं कहते, 15% वो कहते हैं, प्लस 15% तक वो उसको फ्लक्चुएट किया जा सकता है। लेकिन उसकी कंडीशंस बड़ी सख्त है और मैं इससे एग्री नहीं करता कि PC1 जो है वो डेफिनेटिव एस्टिमेट है, नॉट एट ऑल। हम प्रोजेक्ट मैनेजर को अपना काम तो करना ही नहीं देते, डेफिनेट एस्टिमेट बनता ही नहीं है। बजटरी एस्टिमेट जो बन के आया होता है, बल्कि उसको चलें कह लें आप बजटरी एस्टिमेट कह लें, वो इस जो PC1 होता है उसमें जो एस्टिमेट है वो बजटरी भी नहीं है, वो तो रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। लेकिन चले मैं अगर उसको मान भी लूं कि ये बजटरी एस्टिमेट है, तो बजटरी एस्टिमेट में बात नहीं बनती, ये बहुत गलत एस्टिमेट है और फिर आप प्रोजेक्ट मैनेजर को भी अलाउ नहीं करते। अच्छा, फिर जब आप ये कह रहे हैं कि हम 10% 15% ज्यादा कॉस्ट कर लेंगे एडजस्ट, उसकी शराइत इतनी सख्त है कि कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो है वो अपना बजट रिवाइज करा ही नहीं सकता। रीजन ये है कि ऑलमोस्ट दे हैव टू क्रिएट अ कंप्लीटली न्यू PC1, उतनी ही एफर्ट इनको करनी पड़ती है। अब चलते प्रोजेक्ट में कौन ये एफर्ट करे, तो वो लोग जो है वो चलता रहता है काम। अच्छा, अब होता क्या है आप ये देखिए कि वो खुद प्रोजेक्ट मैनेजर ये एफर्ट नहीं करता, लेकिन वो प्रोजेक्ट अगर काम के लिए जरूरी है या गवर्नमेंट के लिए जरूरी है तो गवर्नमेंट कहती है जल्दी करो। आप कहते हैं सर मैं तो फंस गया, ये तो काम आगे नहीं हो सकता, आपने तो एस्टिमेशन निकाल लगाई हुई है। अब चूंकि उनको भी पता होता है कि ये बस ऐसी 2 नंबर काम ही हमने किया हुआ है, वो कहते हैं अच्छा यार, ये जैसे वो ब्लैकमेलिंग सिचुएशन होती है, फिर वो कहते हैं अच्छा कितने पैसे चाहिए, वो उसको अलाउ करते हैं वो पैसे खर्च करने को, और वो पैसा मांगता रहता है और ये देते रहते हैं, एंड दे एंड अप स्पेंडिंग 2 to 3 times मोर मनी। ये फैक्ट्स हैं जी, ये जमाने के फैक्ट्स हैं। दिस इज व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग कि जब बजट अप्रूव करना है उस वक्त बिल्कुल आप क्या कहते हैं कंजूस बन जाते हैं, और जब प्रोजेक्ट चल रहा है उस वक्त ब्लैकमेलिंग में आके आप उससे 200-300 गुना 200-300 टाइम % ज्यादा खर्च करने को तैयार है, विच इज क्रिमिनल। हमें इस चीज पे कंट्रोल होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि कौन से लेवल की ये हमें अपने कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान में बयान करना है कि कौन सी चीज कैसे, ये रेट भी वहां डिफाइन होते हैं। Source of input information are derived from the output of processes in the other knowledge areas. Once received, all of this information will remain available as inputs to all the cost management processes. Cost estimate is a quantitative assessment. जो cost का estimate लगाता है ना प्रोजेक्ट मैनेजर उसकी टीम, ये क्वांटिटेटिव है इन नेचर, क्योंकि इसमें हम हिस्सों से खेल रहे हैं, इसलिए ये क्वांटिटेटिव है। इसमें क्वालिटेटिव वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि कॉस्ट उसमें रिसोर्सेज आ जाते हैं, कॉस्ट आ जाती है, इवन टाइम वगैरह भी, लेकिन कॉस्ट में ट्रांसलेट करना है। इसको हमने डाउन टू एक्टिविटी लेवल लेके जाना है और उससे समरी फॉर्म बनाना है और उससे फिर अपवर्ड हम कैलकुलेट करेंगे। तो एस्टिमेट कॉस्ट करने में क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, लेबर भी इसमें पैसे लग रहे हैं, लेबर पे भी लग रहे हैं, मटेरियल पे भी लग रहे हैं, इक्विपमेंट पे भी लग रहे हैं। देखें, ये बात नहीं होती कि ये जनाब ग्लास मुझे 50 रुपए का मिला है, उस ग्लास को मेंटेन भी करना है। जब आप ग्लास खरीद के ले आएंगे ना, उसके ऊपर आपको धोना भी पड़ेगा, उसके लिए आपको कोई साबुन लाना पड़ेगा, कोई कुछ और कोई बंदा रखना पड़ेगा, या कोई भी खुद अगर धोते हैं आप तो उस साबुन को लगाने की कॉस्ट तो है ना, वो भी अगर कुछ खर्चा जो उसका रनिंग कॉस्ट या जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी होगी। तो ये आपने जरूर सोचना है कि हर चीज की कॉस्ट है। स्पेशल कैटेगरीज में इन्फ्लेशन वगैरह को भी कंसिडर किया जाए, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग को, कंटीजेंसी कॉस्ट को। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग क्या है? वो जो इंटरेस्ट काट रहा है बैंक आपसे, जो फाइनेंस करने वाला है वो अपना इंटरेस्ट लेता है ना बीच में, वो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है। कॉन्टीजेंसी कॉस्ट हो सकती है जो आपने रिजर्व रखे हुए हैं। मैं इसमें और ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। यहाँ पे जनाब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में हमें कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान को भी कंसिडर करना है, क्वालिटी को भी मैनेजमेंट प्लान को, और कॉस्ट बेस्ड लाइन को, क्योंकि कॉस्ट बेस्ड स्कोप बेस्ड लाइन बेसिकली वो WBS है जिसके मुताबिक हम आगे चल रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें लेसन लर्न, प्रोजेक्ट का स्केड्यूल हमें मिल चुका है, रिसोर्स रिक्वायरमेंट, ये भी लाजमी बात है कि रिसोर्स रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही मैं पैसे लगाऊंगा ना, कि 3 मेसन है तो 3 मेसनों के पैसे लगाऊंगा।
रिस्क रजिस्टर मुझे मिल जाना चाहिए ताकि मैं रिस्क के भी कॉन्टीजेंसी रख सकूं, और एंटरप्राइज नॉन फैक्टर और प्रोसेस एसेट्स। यहाँ पे वो बहुत से टूल्स हैं, और असल में आप गौर करें ये वही टूल्स हैं ऑलमोस्ट जो हमने स्केड्यूल में भी इस्तेमाल किए थे। एक्सपर्ट जजमेंट, एनालॉगस एस्टिमेटिंग, हिस्टोरिकली देखा पहले कितने पैसे लगे थे, अब कितने लगने का इम्कान है, उसको एनालॉगसली लगा लिया। पैरामीट्रिक, मुझे पता है कि ये बिल्डिंग बनाने के लिए मुझे 4,000 रुपए पर स्क्वायर फुट लगेंगे, तो इसमें मैं ईंट पत्थर का हिसाब नहीं कर रहा। पैरामीट्रिक एस्टिमेटिंग का मतलब क्या है कि मैं करूँ अच्छा मैंने इतने स्क्वायर फुट बनाना है, मल्टीप्लाइड बाय 4,000, लमसम एक निकल आया फिगर, बट दिस इज नॉट कॉल्ड लमसम, आई वुड रादर कॉल इट अ बजटरी एस्टिमेट। बॉटम अप एस्टिमेशन है जो मैंने आपसे कहा कि जी बिल्कुल डिटेल में नीचे से एक एक चीज की एस्टिमेशन करके ऊपर जाएं। 3 पॉइंट एस्टिमेटिंग, वो भी आपको बताया था, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली। जरूरी नहीं है कि किसी एक तरह से एस्टिमेशन की जाए, एक से ज्यादा तरीकों से भी की जा सकती है, और किसी एक या दो तरीकों से भी की जा सकती है, सबसे भी की जा सकती है। फिर आपको डाटा एनालाइज करना होता है, अल्टरनेटिव आपके पास क्या ओपन है, उनके रिजर्व्स का एनालिसिस करना है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, अगर आपको क्वालिटी अच्छी देनी है तो पैसे ज्यादा लगेंगे, ये आप अच्छी तरह से समझ लें। ऐसा नहीं हो सकता कि क्वालिटी आपको अच्छी मिले और आपको वो चीज उसी कॉस्ट में मिले। आप अंदाजा कीजिए, एक आदमी आपको एक टेबल डिलीवर करता है और उसकी क्वालिटी इतनी बुरी है कि हर साइड से जो उसकी डायमेंशंस हैं वो एक एक सूत्र ऊपर नीचे है, विच यू डोंट लाइक, राइट। इसका मतलब है कि उसको जब ये टेबल बनाने को दिया गया था, उसको पहले मुझसे पूछना चाहिए था कि सर आपकी टॉलरेंस क्या है, आप कितना डायमेंशंस में ऊपर नीचे बर्दाश्त कर लेंगे। देखिए बात यह है, दुनिया में कोई चीज एग्जैक्ट टू डायमेंशन बन ही नहीं सकती। आप जब कहते हैं 3 फुट लंबा, तो 3 फुट लंबे का मतलब क्या है? आप कहेंगे जी मैं 3 फुट लंबी एक चीज बना के ले आऊं, मैं उसको बहुत ही ज्यादा प्रिसीजन डिवाइस से नापूंगा, मैं कहूंगा ये तो 0.00003 इंचेस कम है। अब बात करें मेरे साथ, तो मतलब किस एक्यूरेसी में नापना है? अगर बिल्कुल एक्यूरेसी में नहीं नापना तो फिर फट्टे लगा के टेबल जोड़ेंगे, वो पता लगे वो इंचेस में बड़ा छोटा हो गया, मतलब टेम्परेरी टाइप टेबल आपने बनाना है तो यू डोंट केयर। बट अगर आपने उसको लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करना है तो यू डोंट लाइक कि यार उसके डायमेंशन ही गलत हो, अपेरेंटली देखने में बुरा लग रहा हो। तो यहां पर हमें उसकी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी ऐड हो जाती है। अब आप अगर कहें कि जी ये नासा वाले जो हैं उनके शिप के अंदर लगना, तो उसमें तो बड़ा देख के कैलकुलेट करते हैं, और वो मिलीमीटर्स से भी ज्यादा अंदर 0.0000 कितने मिलीमीटर की एक्यूरेसी के साथ जाते हैं। तो ये हमें कंसिडर करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो भी कोई मैं टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर या जो भी जिसमें इंफॉर्मेशन सारी स्टोर होनी है, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम कोई होना चाहिए बना हुआ या खरीदा हुआ, और उसके इस्तेमाल से मैं कॉस्ट की अर्न वैल्यू वगैरह उसमें डाल दूं और वहीं से कैलकुलेट हो जाए। डिसीजन मेकिंग, जहां पे कोई डिसीजन लेने में कोई कंफ्लिक्ट आ जाए तो फिर हम वोटिंग करा लेते हैं, और वोटिंग के तरीके मैं आपको पहले भी बता चुका। कॉस्ट एस्टिमेट इससे निकलेगा, और याद रहे कि जैसे स्केड्यूल का एस्टिमेट वो निकला था, स्केड्यूल बेस्ड लाइन निकली थी, यहाँ पर कॉस्ट एस्टिमेट निकलेगा और बेसिस ऑफ एस्टिमेट, वहां पे हमने ड्यूरेशन एस्टिमेट निकाली थी ना, ड्यूरेशन एस्टिमेट और बेसिस ऑफ एस्टिमेट वहां पर भी था। यहाँ पर कॉस्ट एस्टिमेट है और बेसिस ऑफ एस्टिमेट है। बेसिस ऑफ एस्टिमेट में सारे फार्मूले तरीके दिए हुए हैं जिनकी बुनियाद पे ये कॉस्ट एस्टिमेट निकले, रेफरेंसेस दिए हुए हैं, फार्मूले दिए हुए हैं, या जो भी कोई आपने डिसीजन लिए हैं उनका लॉजिक दिया हुआ है। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट जो अपडेट होंगे इसमें अजम्पशन लॉग होगी, लेसन लर्न रजिस्टर और रिस्क रजिस्टर। बाकी इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, ये वो सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताया। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का जिक्र आएगा दोबारा जब हम क्वालिटी पढ़ेंगे, तो मैं वहां पे इसको और ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा। अब जनाब बजट वाले आ गए। डिटरमिन बजट इज द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेटिंग द एस्टिमेटेड कॉस्ट। इनका एक काम है, एक तो वो अपना हिसाब करके लाए होते हैं, लेकिन वो पैरामीट्रिक लेवल का होता है, बजटरी लेवल का होता है। ये अपना जो हिसाब करके लाए होते हैं उससे आपके एस्टिमेट को देखते हैं, उसको जमा करते हैं और टोटल चेक करते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि कोई अनरीजनेबल तो नहीं है कॉस्ट लगी हुई, या आप लिमिट से बाहर तो नहीं जा रहे हैं, और अगर ऐसी कोई बात हो तो वो फिर आपके साथ नेगोशिएट करते हैं, टॉक करते हैं, और जिस एंड पे भी गलती हो वो रिड्यूस की जाती है, और फिर म्यूचुअल कंसेंट से बजट डिटरमिन होता है। ये एक बड़ी गलत प्रैक्टिस है
कि जी बजट तो प्रोजेक्ट से पहले ही डिसाइड हो गया था। पैथेटिक है, ये तो बिल्कुल ही पैथेटिक बात है। प्रोजेक्ट से पहले आपने बजट डिसाइड कर लिया था। असल में वो बात और होती है। होता ही है, फर्ज करें मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूं, आपने मुझे प्रोजेक्ट ये $6 मिलियन में दिया है। $6 मिलियन मुझे मिलेंगे अगर मैंने ये काम किया तो इसका मतलब ये नहीं होता कि प्रोजेक्ट का बजट $6 मिलियन है। $6 मिलियन तो कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें काम करने की कॉस्ट है, सब चीजों की कॉस्ट है, और इसमें अलाइड कॉस्ट्स होती हैं जो कुछ कंपनी को जाती हैं, और उसके बाद प्रॉफिट्स होते हैं, बहुत सी चीजें इसके अंदर होती हैं। ऑल दिस मनी इज नॉट मेंट फॉर प्रोजेक्ट। अब इस 6 मिलियन का तो हमने कर लिया ना, हमने कोई ना कोई हिसाब किया होगा पहले जब बिड किया था। हो सकता है प्रोजेक्ट मैनेजर को भी साथ इन्वॉल्व किया हो या ना किया हो, किसी और से बिजनेस एनालिस्ट ने हिसाब लगाया हो, लेकिन जो भी था हमने उसके ऊपर जो भी मार्जिन चार्जन रख के हमने $6 मिलियन कोट कर दिए। अब हुआ क्या कि हमें मिल गया, जब चले नेगोशिएट हो गए 5 मिलियन में मिल गया, लड़ाई झगड़े के बाद 5 मिलियन में मिल गया। हमने कहा ठीक है, अब ये मिल गया। अब आप अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को जब ऑन बोर्ड लाएंगे, उसे कहेंगे एस्टिमेट करो, वो उसको ये नहीं कहेंगे कि 5 मिलियन इसके लिए पैसा मिला हुआ है। आप उसे कहेंगे कि जुडिशियसली इस काम को तुमने करना है, बताओ कितने पैसे लगेंगे। वो जाएगा डाउन टू उसके नट्स एंड बोल्ट्स और एक एक चीज कैलकुलेट करके हर चीज का हिसाब किताब निकाल के लाएगा। एंड ट्रस्ट मी, दैट कैन नेवर बी मोर देन 5 मिलियन, क्योंकि 5 मिलियन में तो बहुत कुछ मिला हुआ है। आपने अपनी तरफ से सोच के रखा है कि 5 में से मैंने 3 मिलियन से ऊपर प्रोजेक्ट पे नहीं लगाने, तो इसका मतलब है कि आपने ये सोच के रखा हुआ है, जो डिटरमिन बजट करने वाला है, कि जनाब तकरीबन इतना। वो फिर डिटरमिन बजट करने वाला अपना भी हिसाब किताब करता है और उसके हिसाब से वो कहता है कि जी मैंने 3 मिलियन ऐसे बनाए हैं। अब आपका एस्टिमेट अगर 3 मिलियन के इर्द गिर्द आ जाता है तो, और वही उस रेंज में आ जाता है जो मैंने आपको बताई, तो आप कहते हैं हाँ ठीक है चलो -10 + 25% में, तो उसको थोड़ा बहुत निगोशिएट करके आप दे देते हैं। नहीं तो फिर आप उसकी डिटेल में जाते हैं, लाजमी बात है कंफ्लिक्ट आ गया ना। अब जब डिटेल में जाएंगे तो इधर यू आर रॉन्ग और ही इज रॉन्ग, तो फिर दोनों आपस में निगोशिएट करते हैं और फिर अल्टीमेटली एक बात और इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये कि जब बजट एलोकेट किया जा रहा हो, ये लमसम के तौर पे ना एलोकेट किया जाए कि जी ये 5 मिलियन हो गए या 3 मिलियन तुम्हें दिए, ऐसा नहीं होता। बजट इज एलोकेटेड डाउन टू द एक्टिविटी लेवल। एक एक एक्टिविटी का अलग अलग बजट एलोकेट किया जाता है और इसमें बजट देने वाले का इन्वॉल्व होना जरूरी है। वरना क्या होता है कि बिग बॉस आता है, वो कहता है जी बस ये तुम्हें 2 मिलेंगे, भाग जाओ इधर से। अब प्रोजेक्ट मैनेजर कहाँ भाग के जाए? अगर फर्ज करें वो काम 3 मिलियन से कम में हो ही नहीं सकता, 3 मिलियन भी कम है, तो 2 में वो कैसे करे? तो हमारे यहाँ लोगों को चूंकि जी हजूरी करने की आदत होती है, बोलने की आदत नहीं होती, वो यस सर कह के चले जाते हैं और काम शुरू कर देते हैं। लाजमी तौर पे जो काम आप कर रहे हैं उसका आधे प्रोजेक्ट में जाके पैसे खत्म हो जाएंगे और फिर आप रोना शुरू कर देंगे। फिर वो ऐसे फिक्स में होगा कि वो कहेगा अच्छा अगर ये प्रोजेक्ट करना है तो चलो मैं इतने और देता हूँ, इतने और, एंड दे विल एंड अप स्पेंडिंग सो मच कि आपकी तबीयत साफ हो जाएगी। तो थोड़ी अकल को हाथ मार लेते तो ये कुछ ना देखना पड़ता। तो डिटरमिन बजट इज द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेटिंग एंड एस्टिमेटिंग द कॉस्ट, और ये इसका बेनिफिट है कि कॉस्ट बेसलाइन इससे एस्टेब्लिश होती है, और बेसलाइन वो फाइनल बजटेड कॉस्ट हैं हर एक्टिविटी की, कि जिनके ऊपर सील कर दिया आपने, मोहर लगा दी कि यही खर्च करने हैं। और अगर इसमें कोई तब्दीली लाने की जरूरत है तो चेंज रिक्वेस्ट होगी, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर खुद से इनको चेंज नहीं कर सकता, ये अप्रूव होगी। यहां पे आप देखिए, यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट प्लान, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट, बिजनेस डॉक्यूमेंट भी यहाँ जरूरत पड़ती है। वो जो बिजनेस केस और बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान था, दे आर आल्सो रिक्वायर्ड हियर। एग्रीमेंट्स जो है आपके हुए हुए वो भी चाहिए। टूल्स में एक्सपर्ट जजमेंट का इस्तेमाल होगा, ये बजट देने वाले की तरफ से हो, वो एक्सपर्ट जजमेंट का इस्तेमाल करेगा। कॉस्ट एग्रीगेशन, आपके दिए हुए हिसाब किताब को चेक करेगा, जमा करके देखेगा। डाटा एनालिसिस, आपके रिजर्व को देखेगा, आपने कहां कहां कितना रिजर्व रखा है, क्यों रखा है। हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को रिव्यू करेगा। फंडिंग लिमिट रिकंसाइलेशन बड़ा जरूरी टूल है। ये है कि चलें ये तो डिसाइड हो गया कि आपको 3 मिलियन देना है, लेकिन भाई कब कब कितना कितना रिलीज करना है। इनिशिएशन पे आपको शुरू जब आप काम करते हैं
उस वक्त आपको कितना मोबिलाइजेशन में कितना पैसा दिया जाए और फिर कितने कितने अरसे बाद आपको पैसे रिलीज होंगे, ये फंडिंग लिमिट रिकंसाइलेशन है। वो फिर ये डिसाइड करते हैं कि से कि जी हम इतना आपको देंगे प्रोजेक्ट के शुरू में, फिर 3 महीने बाद आपको दूसरी किस्त मिलेगी, फिर 6-7 महीने बाद आपको इतनी मिलेगी। तो वो टाइमिंग क्या होंगे, डेट्स क्या होंगी, कब कब रिलीज होगा, जिस तरह से आपका बजट अप्रूव किया उसने, उसके हिसाब से और फाइनेंसिंग होगी इसमें। अल्टीमेटली ये जो एग्रीड अमाउंट्स हैं, ये कॉस्ट बेस लाइन बन जाएगा इसका कि कब कब कितना पैसा खर्च होना है। प्रोजेक्ट फंडिंग रिक्वायरमेंट भी फाइनलाइज हो जाएंगी, तारीखें कब कब कितना पैसा आना है, और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट जो है वो उसके मुताबिक में अपडेट हो जाएंगे, कॉस्ट एस्टिमेट वगैरह भी और प्रोजेक्ट शेड्यूल वगैरह। लेकिन वो जो अपडेट होने का मतलब है, इसका मतलब है कि वो जो पुराना वर्जन था उसको स्टोर करके रखना है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट भी करनी है, कोई चीज गुम नहीं होगी, जाया नहीं होगी। फिर जनाब प्रोजेक्ट बजट इंक्लूड्स ऑल द फंड्स ऑथराइज्ड टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट। इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है कि बजट से बाहर हो। कॉस्ट बेसलाइन इज द अप्रूव्ड वर्जन ऑफ द टाइम फेज प्रोजेक्ट बजट, कब कब कितना पैसा खर्च करना है, बट इट एक्सक्लूड्स मैनेजमेंट रिजर्व। ये मैं आपको अभी दिखाता हूं कि मैनेजमेंट रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है जो कि मैनेजमेंट ने अपने पास रखा हुआ होता है, वो आपको देते थोड़ी है। उन्होंने जो प्रोजेक्ट के लिए बजट रखा, मतलब आपको उन्होंने कहा कि जी आपको 3 मिलियन मिलेंगे, उन्होंने अपने तौर पे इस 3 मिलियन के ऊपर 10% अलग से मैनेजमेंट रिजर्व रख लिया, जो आपको नहीं देना। आपको 3 मिलियन में ही काम करना है। लेकिन अगर आप कहीं ऐसी मुश्किल में फंस जाते हैं कि जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है, तो मैनेजमेंट को पता है कि हमारे पास 10% पड़े हैं, वो आपको दे सकते हैं। लेकिन इतनी आराम से, इतनी आसानी से वो देते कोई नहीं है। हम जो मतलब रिजर्व प्रोजेक्ट के अंदर कैलकुलेट करते हैं, वहां पे भी हम रिजर्व्स और कॉन्टिजेंसीज रखते हैं एट वेरियस लेवल्स। मैं आपको वो दिखाता हूं कि कहां रखते हैं। ये देखिएगा, इस डायग्राम में प्रोजेक्ट बजट है जी, ये जो मतलब पूरा जो पैसा उन्होंने रखा हुआ है। लेकिन अगर मैं नीचे से चलूं, हर एक्टिविटी की कॉस्ट एस्टिमेट लगाया जाएगा और हर एक्टिविटी में देखा जाएगा रिस्क कितने हैं, और अगर उसमें कोई कॉन्टिजेंसी या रिजर्व रखने की जरूरत है तो वो रखी जाएगी। लेकिन एक बात और बताता चलूं, फौज में हमें पढ़ाया जाता था कि जनाब जितना भी आप एस्टिमेट लगाते हैं 10% रिजर्व रख दें, विच इज अ वेरी पैथेटिक वे ऑफ डूइंग इट। दिस इज काइंड ऑफ जैसे मैनेजमेंट रिजर्व रख लिया। 10% क्यों भाई, हर जगह 10%। मैं उस वक्त भी ये सोचा करता था कि यार ये क्या हमाकत है, किसी चीज किसी कोई प्रोजेक्ट ज्यादा सेंसिटिव होता है, कोई काम होता है, किसी में रिस्क ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, फिर पकड़ के 10% ही लेके बैठ गए। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं और आपने उसकी ट्रिपल प्रोटेक्शन रखनी है, आपको 300 गुना कॉन्टिजेंसी चाहिए, 300 गुना। आप 10% लेके बैठे हुए, ऐसे तो काम नहीं होगा। और कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनमें रिजर्व की जरूरत नहीं होती या बहुत ही कम रिजर्व रखने की जरूरत होती है। तो इट इज नॉट ओनली द होल प्रोजेक्ट, बट एवरी एक्टिविटी हैज अ डिफरेंट डिमांड ऑन रिजर्व। सम एक्टिविटीज आर रिस्की, सम आर नॉट। जो रिस्की हैं उसके ऊपर ज्यादा रखें, और उस हिसाब से हर एक्टिविटी के एस्टिमेट के साथ बताएं कि ये कितनी रिस्की है, इसमें कितना रिजर्व रखना है। एक बात। फिर आपको पता है कि एक वर्क पैकेज में एक से ज्यादा एक्टिविटीज हैं। सर फिर से कि 10 एक्टिविटीज हैं एक वर्क पैकेज में, तो 10 ये कॉस्ट एस्टिमेट प्लस उनकी रेलिवेंट रिजर्व जो एक्टिविटी के रखे हुए हैं उनको जमा कर लें तो वर्क पैकेज बन जाएगा। वर्क पैकेज के ऊपर उसका अपना रिजर्व आएगा, वो उसकी अपनी प्रोटेक्शन होगी, वो आप रख सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जब भी कॉन्टिजेंसी रिजर्व रखा जाएगा उसका पूरा लॉजिक दिया जाएगा कि ये क्यों रिजर्व है और इतना पैसा क्यों रखा जा रहा है। मतलब ये नहीं हो सकता जो आप कहते हैं बस जी 1 दिन है 2 दिन लगा दो, ऐसा नहीं होगा। जो अनएक्सप्लेन्ड और छुपा के आप झूठ बोल के रखते हैं उसको कहते हैं पैडिंग। वो रिजर्व नहीं होता, वो पैडिंग कहलाती है। और पैडिंग के साथ जो कुछ होता है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। पैडिंग जितनी लगा लें, मर्जी लगा लें, आपका प्रोजेक्ट जो है वो मतलब एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल। तो ये जो रिजर्व्स हैं ये बड़ा सोच समझ के लगाने, प्लान करके लगाने। और
ये जनाब वर्क पैकेज है, और वर्क पैकेज का टोटल जितना भी बना उस पे उसकी कॉन्टिजेंसी जमा कर देते हैं। इस तरह सारे वर्क पैकेज जो आपके प्रोजेक्ट के हैं, या फॉर दैट मैटर एक कंट्रोल अकाउंट के, एक कमरा है ना कंट्रोल अकाउंट। अच्छा, कंट्रोल अकाउंट एक ऐसी जगह है जो हिसाब किताब है, हिसाब किताब में कोई रिजर्व नहीं होता, ठीक है ना, टोटल है ना, ये सारे सारे वर्क पैकेज आगे इनका टोटल ये बनता है। तो यहाँ पे उसने काम तो कोई नहीं करना, सिर्फ हिसाब किताब करना है, तो ये सिर्फ उसको जमा करेगा तो ये कंट्रोल अकाउंट बन जाएगा। अब सारे कंट्रोल अकाउंट्स को जमा करके वो जो चीज निकलेगी उसे कहते हैं कॉस्ट बेस्ड लाइन। ये वो है जो आपका हिसाब है, आपके 3 मिलियन का हिसाब, ये कॉस्ट बेस्ड लाइन। आपने जो आपको जो 3 मिलियन मिला है इसमें आपने ये काम करना है, पूरा प्रोजेक्ट आपने इसमें करना है। अब आपने जहां जहां प्रोटेक्शन रखनी थी वो रखी हुई है, कॉन्टिजेंसी जहां पे भी हैं, वर्क पे पैकेज लेवल पे, एक्टिविटी लेवल पे, तो आपने अपनी प्रोटेक्शन रखी है, और आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर इसमें काम कर सकते हैं विदाउट मैनेजमेंट को डिस्टर्ब किए, कोई मसला नहीं है। यू कैन इजीली डू दिस प्रोजेक्ट अगर थोड़ी सी अक्लमंदी के साथ काम करें। लेकिन मैनेजमेंट ने फिर भी एक कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज हो सकती है, कुछ फिक्स अमाउंट हो सकती है, उन्होंने मैनेजमेंट रिजर्व में रख छोड़ी है, और आपके बहुत बुरे वक्त जब होंगे तो फिर वो आपको दे सकते हैं। इस मैनेजमेंट रिजर्व को अगर कॉस्ट बेस्ड लाइन में जमा कर दिया जाए तो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्ट बजट। एक दूसरी बात भी सुन लें, फिर मैं आपसे क्वेश्चन लेता हूं। जो कॉस्ट बेस्ड लाइन है, अगर ये फर्ज कीजिए कि ये आपको नजर आ रहा है ना सबको जो मैं दिखा रहा हूं, ओके, फर्ज करें कि ये नीचे जो है आपका टाइम, ये प्रोजेक्ट का टाइम चल रहा है इस तरफ को, और ये जो पैसा खर्च होता जाएगा, इम्कान है कैसे खर्च होगा, ये वो है। तो ये जो एस कर्व टाइप की एक लाइन बन रही है, ये बुनियादी तौर पे ये शो कर रही है कि अब तक कितना पैसा खर्च हो चुका होगा। तो ये जो हमने हर एक्टिविटी का बजट रखा हुआ था, वो उस एक्टिविटी के कंप्लीशन पे वो बजट लगाते जा रहे हैं, और उससे ये लाइन क्रिएट हो रही है। और इसमें आप देखेंगे ये पहला जो ऊपर की तरफ ट्रेंड जाता है, हल्का सा कर्व आता है, ये है जिस वक्त एक्चुअली काम एग्जीक्यूशन में दाखिल होता है, तो एकदम चीजें खरीदनी पड़ती हैं। उसके बाद फिर ये दोबारा जब नीचे की तरफ आना शुरू होता है, इसका मतलब है कि अब मेन काम खत्म हो गए हैं, अभी चीजें ठप ठप करके क्लोज हो रही हैं। तो आपको ये एस कर्व की शक्ल में अप्रोक्सीमेटली हर प्रोजेक्ट मिलेगा, और ये काले रंग में लाइन पक्की लगी हुई है, ये है आपका बजट, एलोकेटेड बजट। ये काली लाइन है ना, इसके मुताबिक पैसा आपको मिलेगा, और ये तो मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे ऐसे पैसा चाहिए, लेकिन पैसा आपको कंसिस्टेंटली या कॉन्टिन्यूसली नहीं मिलेगा, बल्कि ब्लॉक्स में मिलेगा, इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा। फंडिंग रिक्वायरमेंट जो है वो ये कह रही है कि जनाब इतना पैसा मैं आपको दूंगा जो आपके इतने टाइम के लिए काफी होगा, तो यहां तक काम करें, फिर आपको ये पैसे रिलीज होंगे, ये इतने टाइम के लिए काफी होंगे, फिर इतने पैसे रिलीज होंगे, इतने टाइम के लिए काफी होंगे, और फिर इतने पैसे होंगे जिसमें आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। आखिरी जो उनकी सीढ़ी है वो उन्होंने मैनेजमेंट रिजर्व के लिए रखी है कि अगर प्रोजेक्ट मैनेजर के हाथ से चीज निकलती है तो फिर हम आखिरी सीढ़ी पे जाएंगे, अदरवाइज प्रोजेक्ट जहां इस पॉइंट के ऊपर खत्म हो जाना चाहिए। ये आपका इस तरफ टाइम है और इस तरफ कॉस्ट है। टोटल जो आपको 3 मिलियन दिया था वो यहां से लेके यहां तक है, और यहां से लेके यहां तक आपके प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है, फर्ज करें 12 महीने, तो ये 12 महीने टोटल ये शो हो रहे हैं, तो 12 महीने में 3 मिलियन रुपीज खर्च हो जाएंगे और काम हो जाएगा। तो आई होप कि ये चीज, अच्छा एक चीज और, ये हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है, कॉस्ट बेस्ड लाइन जिसको मैं कह रहा हूं, जो पक्की लाइन है जो चेंज नहीं हो सकती, ये बेस लाइन होगी हुई है लाइन, ये पूरा डायग्राम बेस लाइन हो जाता है। ये इसके ऊपर ये एक डॉटेड लाइन चल रही है, ये ऐसी एग्जांपल दी हुई है कि एक्चुअली व्हाट विल हैपन मे बी डिफरेंट देन प्लान। तो उसने एक एक्सपेंडिचर की एक्सपेक्टेड लाइन बताई हुई है कि ऐसे होगा एक्सपेंडिचर, तो पता चलेगा जी प्रोजेक्ट पर लेट हो गया, शुरू लेट हुआ, फिर होना शुरू हुआ, फिर आपने बड़ा कंट्रोल करके, लेकिन फिर क्या हो रहा है, आपको नजर आ रहा है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है थोड़ा लेट, यहाँ पे खत्म होना चाहिए था, यहाँ और ये यहाँ पे खत्म हो रहा है। इसका मतलब है इतना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है और इतना पैसा एक्स्ट्रा लग रहा है। ये आपको जो ट्रायंगल सी नजर आ रही है ना, इतना पैसा जो इस डॉट से लेके इधर तक है, जहां लाइन खत्म हो रही है कॉस्ट बेस्ड लाइन की, इधर से एंड तक इतना टाइम ज्यादा लग रहा है।
और उधर से ये ऊपर तक जहां तक ये डॉटेड लाइन जा रही है, इतना आपका पैसा ज्यादा लग रहा है। तो ये है जी, आप जो ओवरशूट कर गए। अब ये डॉट है, ये जो टॉप डॉट है आपके एस कर्व का, दैट शोज द टोटल अमाउंट ऑफ योर बजट एट कंप्लीशन। मतलब कॉस्ट बेस लाइन के मुताबिक 3 मिलियन रुपया जो मैंने आपको दिया है वो बीएसी है, और वो मैंने इन किस्तों में तोड़ के आपको दी है। और इस लाइन के ऊपर एवरी डॉट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू सम टाइम। मिसाल के तौर पे ये इस जगह के ऊपर अगर मैं कहूँ कि इस वक्त तक कितना पैसा खर्च हो चुका होना चाहिए, तो अगर हम इसको देखें, फर्ज करें ये पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर मैं देखूंगा, नीचे की तरफ एक लाइन ले जाऊंगा, ये पॉइंट है, मैं नीचे लाइन ले जाऊंगा और एक लाइन इधर ले जाऊंगा। इसका मतलब है कि यहां से यहां तक नाप लीजिए कितना डिस्टेंस है, फर्ज करें 3 महीने, और यहां से लेके यहां तक कितना पैसा यहां पे कम्युलेटिव में लिखा है, फर्ज करें ये कहता है जी 50 लाख। तो 3 महीने में 50 लाख रुपए खर्च हो चुके होने चाहिए अकॉर्डिंग टू प्लान, अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल, अकॉर्डिंग टू कॉस्ट बेस्ड लाइन। इतने पैसे खर्च हो चुके होने चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इतना काम ये जब एक्चुअल एग्जीक्यूट करेंगे, आया कि आपने इतना काम किया भी कि नहीं किया। और दूसरा सवाल पैदा होगा, आया कि जितना काम आपने किया उस पे जितने पैसे खर्च होने चाहिए थे वो आपने किए या नहीं किए। ये दो अलग अलग बातें हैं। आया कि वो काम हुआ या नहीं हुआ, के 10 टास्क थे, आपने 8 किए, 2 नहीं किए, तो इसका मतलब है अकम्पलिशमेंट आपने 10 की करनी थी। बजट आपका जो एलोकेट हुआ है वो 50 लाख रुपया, वो उन 10 कामों का हुआ है, लेकिन आपने तो 8 किए, तो फिर 8 का बजट खर्च होना चाहिए था ना। लेकिन ये तो है एक्चुअल फिगर कि आपने एक्चुअली क्या कहते हैं ऑन ग्राउंड कितना काम किया है। लेकिन इस काम को करने में आपने जो पैसे ऑन ग्राउंड खर्च कर दिए हैं वो कितने किए हैं, पता चलता है 60 लाख खर्च कर दिए। करने कितने चाहिए थे, वो तो 50 से भी कम करने चाहिए थे ना, कोई से 45 करने चाहिए थे। तो मतलब ये है कि 45 का काम किया है और 60 खर्च कर दिए, 15 लाख रुपए आपने एक्स्ट्रा खर्च कर दिया। ये चीज जो है ना, मैं आपको अर्न वैल्यू में भी एक्सप्लेन करता हूं। जी जनाब, ये बात कुछ चार्ट समझ आया कि नहीं आया? कहाँ पे जनाब आप बात कर सकते हैं और फिर क्लियर है सर। सबको क्लियर है? मुझे थोड़ा शक होता है इतनी खामोशी में। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है सर, बस नहीं एक सर, चीज बता दीजिए, जी जी। ये राइट हैंड पे बीएससी का क्या मतलब है? बजट एलोकेटेड या बजट एट कंप्लीशन, क्या मतलब? बजट एट कंप्लीशन। अकॉर्डिंग टू कॉस्ट बेस लाइन। अच्छा वो मैं बात कंप्लीट कर लूंगा, वो बात आपको समझ आ जाए। एनी डॉट आई पुट हेयर ऑन दिस लाइन इज कॉल्ड प्लान्ड वैल्यू एट दैट पॉइंट इन टाइम। मतलब इस वक्त कितना पैसा खर्च होना चाहिए मैं इधर से देख के बता सकता हूं। तो एवरी डॉट ऑन दिस एस कर्व इज प्लान्ड वैल्यू ऑफ दैट पॉइंट। गॉट इट? एवरी डॉट इज अ प्लान्ड वैल्यू एट दैट टाइम। इसका मतलब है ये प्रोग्रेसिवली बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और जो उसका आखिरी पॉइंट है, दिस इज द प्लान्ड वैल्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ प्रोजेक्ट। जिस वक्त प्रोजेक्ट खत्म होगा तो इतने पैसे खर्च हो चुके होने चाहिए, मतलब इतनी वर्थ का काम है। तो जो आखिरी दिन का पीवी होता है उसको हम कहते हैं बजट एट कंप्लीशन। बात समझ आई? ओके, ठीक है। एवरी डॉट ऑन दिस कर्व्ड लाइन इज अ पीवी ऑफ दैट डे, एंड द लास्ट डेज पीवी इज द टोटल बजट जो मैंने खर्च करना था, बजट एट कंप्लीशन। टोटल बजट ना कहें उसको, क्योंकि टोटल बजट में तो मैनेजमेंट रिजर्व भी शामिल हो जाता है। मतलब ये जो कॉस्ट बेस लाइन वाला पैसा है, 3 जो था 3 मिलियन, ये वो है। तो ये जो जो आपका कैलकुलेशन में अप्रूव्ड कॉस्ट बेस लाइन के मुताबिक टोटल बजट आपको बीएसी मिला हुआ है, बजट कंप्लीशन, वो ये है, ये कॉस्ट बेस लाइन का टॉप पॉइंट। और अभी फिर हम थोड़ी सी ब्रेक करके उसके बाद इसको डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन
अगर कोई क्वेश्चन अभी आपने करना है तो कीजिए। जी जनाब। ये वैसे तो ठीक है, समझ में आ गई। एक एक इस तरह से समझ सकते हैं ना हम इस बात को कि जो आपने येलो पॉइंट लगाए थे, जी जो जी आप कह रहे हैं कि यहाँ तक जितना बजट यूज हो जाना चाहिए, हम इनको फेज एग्जिट भी कह सकते हैं ना, या किल पॉइंट भी कह नहीं सकते हैं नहीं कि यहाँ तक सर, इतना ये पैसा कोई खर्च हो गया हमारा। ये कोई किल पॉइंट नहीं है। मैं कह रहा हूं कि इस काली लाइन के ऊपर जो ये कॉस्ट बेस लाइन है, एनी पॉइंट रैंडमली एनी पॉइंट लगा लें आप, कहीं पर अपना पेन ले जाएं। आप कहते हैं जी ये वाला पॉइंट इधर तक कितने पैसे खर्च होंगे, बड़ी सीधी बात है, इधर से इधर को चलें और इधर से पढ़ लें कितने पैसे लगे हुए। जी जी, ये ठीक है, वो रिलीज बिल्कुल नहीं ठीक है। है, ये रिलीज नहीं है। दिस इज एनी पॉइंट ऑन एस कर्व इज पीवी, सही हो गया, ऑलरेडी प्लान सही हो गया। कि इतने इतने पैसे लग चुके होंगे, लगने चाहिए प्लान के मुताबिक। सर एक क्वेश्चन है, जी जी वो ये पूछ रहा था कि जो हमारी एक्सपेंडिचर की लाइन है वो एज द प्रोजेक्ट इज प्रोग्रेसिंग, तो हमें ये पता चल रहा है, जो अभी आपने एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी लाइन बना के दिखाया था, जी जी कि हमारा पेमेंट जो था वो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वो अगर ज्यादातर अगर इसी फिगर की बात कर ले तो प्रोजेक्ट सीम्स टू बी, क्या हम इंफरेंस ले सकते हैं इससे कि प्रोजेक्ट सीम्स टू बी फिजिबल। बट इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे आपका कर्सर अभी मौजूद है, जी उसके बाद नो मैटर मैनेजमेंट रिजर्व की भी हम बात करते नहीं करते, लेकिन हमारा ये डॉटेड लाइन जो है प्लान वैल्यू से बढ़ती नजर आ रही है। हाँ देखें, बात ये कि बाकी इधर से लेके इधर तक वी हैड बीन ट्राइंग टू कैच अप। हमने प्रोजेक्ट लेट शुरू किया, हमने प्रोजेक्ट इतना लेट शुरू किया, एंड वी आर रिगरसली ट्राइंग कि हम जो एक्चुअल प्लान के मुताबिक आ जाएं। हम इस जगह पे राइट जाके उस प्लान के मुताबिक आए, इस पॉइंट के ऊपर, राइट। ठीक है जी। लेकिन अभी इस जगह पे जाके हम प्लान के मुताबिक आए हैं, लेकिन अभी जो काम बाकी है उसको करने में ज्यादा टाइम लग रहा है और पैसा भी ज्यादा लगेगा, लाजमी बात है। क्योंकि ये देखिए ना, इस पॉइंट को रीच करना था ना, तो अब एक तो स्कोप बढ़ गया, कोई चेंज रिक्वेस्टें हुई होंगी, कोई और हिसाब किताब होगा, उसकी वजह से ये ऊपर निकल गया। तो ये थोड़ा बहुत मैनेजमेंट रिजर्व में जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर की यही कोशिश होनी चाहिए, अच्छा जबरदस्त प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, वो मैनेजमेंट रिजर्व को डिस्टर्ब ही नहीं करेगा, वो बीएससी के अंदर अंदर सही खेल है। खेलेगा सारा। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन ये था, जी जो जी अभी आपने इससे पहले एक टूल बताया था फंडिंग लिमिट रिकंसिलिएशन का, तो ये जो हमारी फंडिंग रिक्वायरमेंट का रिलीज हो रहा है, इज इज दिस पोर्ट्रेइंग द सेम कॉन्सेप्ट? हाँ हाँ, ये वही है, ये वही है। राइट। ये आपकी इंस्टॉलमेंट है, ये पहली इंस्टॉलमेंट इतने लाख रुपए की है, फिर इतनी है, फिर इतनी है, उतना ये टाइम के साथ देखते जाएं आप। ये बिल्कुल आप इस तरह का ठीक चार्ट है। बनाएंगे, ये बनाना चाहिए। ये जिस तरह आप गैन चार्ट लगा होता है ना, तो ये भी इसके ऊपर भी प्रोग्रेस चल रही होती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, उसके ऊपर जाते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। जबरदस्त। चलें जी, लेट्स हैव अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेक, और 10 मिनट के लिए ब्रेक करते हैं, फिर हम वापस आते हैं और फिर हम इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं।